द जोश, हाउस द जोश। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि कैसा रहा कल का दिन? शानदार तरीके से एंजॉय किया कि नहीं किया? ठीक हो? अच्छे से लाइफ चल रही है? क्योंकि इस साल के 5 दिन आप लोगों की लाइफ में से कट हो चुके हैं। अब बचे हुए दिनों को कैसे लेकर चलने वाले हो? आज फिर सुबह सुबह आप लोगों को ये मौका मिला है कि आज से ही दिनों को आप लोग इंप्रूव करना स्टार्ट कर दो। पिछले जो चले गए उनको छोड़ो, कोई मतलब नहीं है, उनमें कुछ नहीं कर पाओगे। पर यहाँ से आप लोग चीज़ों को चेंज कर सकते हो। तो बताइए, सबसे पहले तो आप लोगों का डिसिप्लिन टेस्ट कैसा रहा? आज का डिस्कशन जो है आप लोगों को बहुत ही शानदार रहने वाला है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को सुन के। पर उससे पहले बताना है कि क्या कल का जो भी काम आप लोगों ने किया था उसको प्रॉपर रिव्यू कर लिया है? क्या आज का प्लान आप लोगों ने बना लिया है? मॉर्निंग में उठ के कोशिश करो कि गुनगुना पानी पियो। इस लेक्चर को उसी टाइम पर देखो जिस टाइम पर ये अपलोड किया जाता है। और इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिव्यू किया करो लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद में, तो आप लोगों को पता चलेगा क्या क्या आप लोगों ने डिस्कस किया। और ये बस लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से जो भी पढ़ लो। आप लोग पढ़ के जब आप लोग उठने चलो, उसको उससे पहले एक बार रिव्यू करो कि क्या क्या पढ़ लिया है। इससे क्या होगा, आप लोगों की मेमोरी जो है वो शार्प होगी और चीज़ें लंबे समय तक आप लोग याद रख पाओगे। तो ये काम आप लोग को जरूर करना है। ये काम करने से आप लोग देखना, आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लगना जैसे लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, वो वाली चीज़ें होने लगती है। और एक बार शाम को जब बिस्तर पर जाओ, एक बार अपने दिन को रिकॉल कर लो, तो इससे ज़िंदगी में जो इम्प्रूवमेंट आएगा ना, वो किसी चीज़ के साथ में आप लोग कंपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो है इस वीडियो के लिए फीडबैक देना। ठीक है, वो मत भूलना। एक बच्चा कह रहा है कि सर, एक तरीके से ना कह रहा है कि एक लड़के ने उसको वीडियो को जो है लगभग रात को देखा, मुझे लग रहा है सर कोई 9 बजे करीब। तो ये कह रहा है सर आज तो एक ही नंबर मिल रहा है बस वीडियो को लाइक करने का, और कोई नंबर नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये है कि यार देखो, अपने टाइम को सुधार सकते हो। इससे क्या होगा, आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होता हुआ आएगा। बहुत सारे बच्चे इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं, तो उसको आप लोग छोड़ दो। क्योंकि अभी भी टाइम वेस्ट करोगे तो पूरा साल वेस्ट हो जाना है। इसका मतलब अगले साल की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि कोई फायदा नहीं यार उस चीज़ का, एक तरीके से दिल को तसल्ली देने का। ठीक है, बहुत ही शानदार डिस्कशन रहेगा। आईएनए इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस बोलते हैं, बैलेंस डाइट भी बोलते हैं प्यार से। 6 जनवरी का आज का डिस्कशन देखेंगे बहुत शानदार तरीके से। अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल होंगे। वीडियो का जो एंड वाला पोर्शन होता है, जिसमें हम लोग बेसिकली एक तरीके से वनडे टाइप पर फोकस करते हैं और बहुत सारे कुछ क्वेश्चन और बहुत सारी एक तरीके से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी हम लोग कवर करते हैं, उसको मत छोड़ना। क्योंकि प्रीलिम्स आ रहा है अब आप लोगों के पास में, तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना। खासकर जो सेक्शन होता है प्रीलिम्स फोकस वाला, इसको अच्छे से और लेके चलना है आप लोगों को। ठीक है, सी सेट का क्वेश्चन भी मिलता है, उसको देखना। वोकेबलरी मिलती है, वन लाइनर रहते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो एक एक पॉइंट जो है वो अच्छे से लेकर चलना है। ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर लड़कियों को जब सोसाइटी में आप लोग देखते हो तो यहाँ पर वो अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, कहीं पर भी थोड़ा बहुत अंधेरा हो या फिर कोई इस तरीके की दिक्कत हो। पर लेकिन अगर वहाँ पर जो लड़के हैं वो उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें, तो एक तरीके से सोचो कि समाज में कैसा चेंज आएगा। अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा, जैसे निर्भया वाला केस हुआ, उसके बाद में साउथ में एक डॉक्टर थी, उनको बेसिकली जलाकर काट कर फेंक दिया गया। वो कंडीशन देखी। अभी एक लड़की थी, वो मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको टायर के साथ में, मतलब तेरे गाड़ी के साथ में कितने दूर तक खींचा गया। सोचो एक मिनट के लिए, ये सारी घटनाएं कितनी दर्दनाक हैं। पर लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा आउटलुक अपना चेंज कर दें कि लड़की कहीं पर भी हो, कोई भी लड़का से दूर से दिख जाए तो कंफर्टेबल फील करने लगे कि हाँ यार ये इंसान मिल गया मुझे, ये इंसान मुझे सही जगह तक छोड़ देगा। तो वो वाली फीलिंग अगर आनी स्टार्ट हो गई तो एक तरीके से मतलब सोचो कि आप लोग कितनी सही चीज़ें हो जाएंगी। पर लेकिन जब रक्षक की भक्षक बन जाए तो फिर इंसान कहाँ जाए, तो वो वाली कंडीशन है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की वीडियो है ये। तो थैंक्स डियर शेयर करने के लिए। कई सारे बच्चे जो हैं इस तरह की चीज़ें शेयर करते हैं। उस वीडियो को मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगा। ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर देखेगा और ऐसी चीज़ें ज़्यादातर लोगों को शेयर किया करो, ताकि लोगों का जो है वो चीज़ों को देखने का नजरिया चेंज हो। ठीक है, तो टेलीग्राम पर आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, उसको आप लोग देख लेना। और सी सेट कैसे तैयार करना है, सारी चीज़ें देखो मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे पिन कर रखा है। अगर ध्यान से आप लोग जाओगे ना, खुल जा सिम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पिन कर रखी हैं यार आप लोगों की पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर, वो ये देखें यहाँ पर सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी आप लोगों को। पॉलिटी की पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जो आप लोग पूछते रहते हो वो सोल्यूशन आप लोगों का टेलीग्राम पर है। प्रीलिम्स वगैरह को कैसे आप लोगों को देखना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, तो इसको देख लेना आप लोग। आंसर राइटिंग करने के लिए आप लोग क्या करना है, आप लोगों को टेलीग्राम पर जाना है, जहाँ पर आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं। और जो बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनका आंसर देखो, आप लोग उससे बहुत कुछ सीख सकते हो आप लोग अपने लिए भी। ठीक है,
तो बहुत सारे बच्चे अपने आंसर पोस्ट कर रहे हैं, तो आप भी अपने आंसर देखो, कई सारे रिव्यू भी कर रहे हैं। तो चीज़ों को देखो यार, जब सीखने की बात आती है तो इंसान ना एक चोर से भी सीख लेता है कि उसको ज़िंदगी में चोरी नहीं करनी है, ठीक है। SLVpedia है, यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। एक आर्टिकल भी पोस्ट कहता है रेगुलरली यहाँ पर, एटलीस्ट और कुछ करो या ना करो, अपनी चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए एक आर्टिकल जरूर आप लोगों को लिखना है, ठीक है। ये थी कुछ बेसिक बातें। अभी यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात, वो है हमेशा आप लोग के आंसर से रिलेटेड। आंसर लिखने से पहले एक बार अपना टाइम टेबल बना लो, पूरे दिन में क्या करना है, और उसके साथ में फिर उस पर शाम तक आप लोग टिक लगाते रहो कि हाँ ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। ऐसा नहीं, एक बार कई सारे बच्चों को ना लिखने में कमेंट शर्म आती है, मैंने पहले बताया था। ये देखो यार, ये चीज़ें ना कई कई साल से बच्चे देख रहे हैं और कई बार ये कहते हैं सर आज पहला कमेंट था, तो मैं सरप्राइज हो जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग थोड़ा सा देखो इन चीज़ों को, कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर हेजिटेशन लेकर आती हैं। आज नहीं तोड़ोगे तो कब तोड़ोगे इनको, तो आज ही खत्म करना है इनको और अपने आप को रिव्यू करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारे आंसर देते हैं जो भी ये पर्टिकुलर जो पर्सन है। अच्छी बात ये रहती है कि आप लोग ना देखो, इससे क्या होता है, मुझे देखो जैसे आप लोगों ने अपने नाम के सामने सबके IAS IPS ये सब लगा दिए, इससे क्या रहता है, अभी ये खत्म हो गया लड़का है कि लड़की है, ठीक है। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही है कि बहुत सारे बच्चों ने अपने नाम के सामने जेंडर ही खत्म कर डाला, या फिर कहीं लगा रखे हैं कि IAS अपना नाम, तो भी अच्छी बात है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। पर लेकिन अगर जेंडर ही खत्म हो जाए तो नहीं पता चलेगा लड़का है कि लड़की है, और सब अपना पढ़ाई पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब मेरे दिमाग में आई थी, एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर कई सारे लोग परेशान कर रहे थे मुझे, तो इसलिए जो है मैंने चीज़ चेंज कर दी। तो कई सारे लड़के भी करते हैं, वो जानबूझ के लड़की की प्रोफाइल बना लेते हैं। तो अपना जो बनना चाहते हो डेजिग्नेशन लिख दो अपनी ID के सामने, ये समझ में नहीं आया किसको क्या है, और जिस दिन बन जाओ उस दिन चेंज कर देना कि भाई साहब हम थे, ठीक है, हम थे बाजीराव सिंघम। तो ऐसे है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे आंसर दिए गए, अच्छा लगता है। और इसी तरीके से वो बच्चे जो आंसर देते हैं वो मुझे पता रहता है, जो रेगुलर आंसर देते हैं, कि कितने शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं। कई सारे कुछ डाउट हैं कई सारे बच्चों के मन में। 3 चीज़ें हैं जो मुझे कई बार रेगुलरली देखने को मिलती हैं। एक तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने नाम के सामने रोल नंबर लिख देते हैं। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर ये रोल नंबर क्या है। रोल नंबर नहीं है यार, वो क्या होता है बेसिकली, एक बच्चा था वो मॉर्निंग में लेट उठा करता था, तो उसने बोला कि सर मैंने एक ट्रिक अपनाई है कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठने के लिए क्या करता हूँ कि जब भी आता हूँ मैं आते सबसे पहले वीडियो जो है उसको खोलता हूँ और देखता हूँ मतलब कितने लोगों ने लाइक रखा है। मान लो 5000 ने लाइक रखा है, ठीक है, तो मैंने आज लाइक कर दिया, अगले दिन कोशिश करूंगा कि उससे पहले आगे लाइक करनी है 4000, तो अपना रोल नंबर बना लिया उसने वो, ठीक है। तो वो उसको करते करते एक दिन उसने लिखा सर आज मैंने सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिया, ठीक है, आज मेरा रोल नंबर फर्स्ट है। तो ये क्या था उसने इस तरीके से, तो ये मैंने वीडियो के अंदर बताई। तो कई सारे बच्चों ने काम स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हो रहा है कि वो जो लेट वीडियो उठा करके देखा करते थे उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गया। देखो छोटी सी चीज़ है पर लेकिन चेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं और अपने नाम के सामने आप लोगों को जो भी लगता है स्टार्टिंग में तो वो आप लोग लगा सकते हैं। इससे आप लोगों को फीलिंग आएगी कि जिंदगी में आप लोग बनना क्या चाहते हैं। एक जो मैं डेली स्टार्टिंग में पिक्चर दिखाता हूँ फिर बोलता हूँ उसको डिस्कस करूँगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो देख नहीं पाते हैं तो उसके लिए वो बोल रहे थे कि सर एंड में उसी दिन डिस्कस कर दिया करो उस पिक्चर को, ठीक है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा यार ये था कि थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि हाँ, पर लेकिन डिस्कस तो मैं उसको अगले दिन करता ही हूँ। तो ये इसमें आप लोग क्या रहे मुझे बताइएगा कि उसी दिन पिक्चर को डिस्कस करूँ या अगले दिन ही रखूँ, क्योंकि डिस्कस तो कर ही देता हूँ ना। अगर मान लो पिक्चर आपने देखी नहीं है तो अगले दिन तो उसके बारे में बताता ही हूँ मैं, ठीक है। तो देखना इसके बारे में आप लोग बताना ये मतलब किस तरीके से लेके चलना है। तो ये वाली बातें हैं। और बाकी कई सारे बच्चे जो हैं अगर आप लोग कनेक्ट रहना चाहते हैं ऑनलाइन मीडियम पर तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल। जहाँ पर आप लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हो करते रहो, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर मुझे डाउट पूछना है तो इंस्टाग्राम पर ही आना, क्या मेरी इंस्टाग्राम आईडी नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है, आप जीमेल पर सेंड कर सकते हो, ठीक है। अगर है तो कनेक्ट हो सकते हो, नहीं है तो उसके लिए स्पेशली मत आना। इसलिए मैंने जीमेल आईडी दे रखी है ताकि अपना डिस्टर्बेंस जिसको बनना है वो वहाँ पर ना आए। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है कि सर इंस्टाग्राम पर जो पिक्चर डाली थी वो ट्रेंडिंग में आ रही है। मैंने कहा यार नॉर्मल सी सादी सी पिक्चर थी, ऐसी क्या ट्रेंडिंग में आ गई। मैंने तो उसमें कपड़े उतार के भी डांस नहीं कर रखा था। बहुत ही ज़्यादा यार उल्टी सीधी मतलब वीडियोस और पिक्चर्स रहती हैं इंस्टाग्राम पर आज की डेट में। तो कोशिश तो ये करो बच्चों मतलब कि एक तरीके से, पर अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, यूज़ भी कर सकते हो। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है सारी। फ़ोन खराब है आप लोगों के लिए, ठीक है, पर लेकिन अगर आप लोग कंट्रोल में यूज़ करोगे तो वही बढ़िया है। ओके, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, क्यों है न्यूज़ में वही बताऊंगा। बताइए कौन है ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, बोलते हैं वर्ल्ड ऑर्फन डे। ऑर्फन का मतलब क्या होता है? अनाथ। और ये कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिली, खासकर कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रिसेंटली अनाथ हो गए। तो उसी के चलते अब ये डे और भी ज़्यादा रिलेवेंट हो गया है। तो वर्ल्ड ऑर्फन डे, एक अनाथ बच्चा जो होता है, सोचो यार एक मिनट के लिए, सर से माँ बाप का साया उठ जाता है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं उनकी जो माता जी जो हैं वो हमारे बीच में से गई। तो सोचो कि एक तरीके से ऐसे इंसान जो देश को लीड कर रहे हैं
वो भी एक तरीके से जब एक नहीं माँ का साया, जब बाप का साया मतलब सर से माता पिता का साया उठता है, उस टाइम पर ऐसे इंसान भी जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सोच के चलो आप लोग यहाँ पर कि कहने का मतलब यहाँ पर ये कि यार माँ बाप ना चाहे किसी भी उम्र में आप लोग क्यों ना हो, पर लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि जब तक वो होते हैं ना, ऐसा लगता है कि मतलब ना जिंदगी शेरों की तरह चल रही है। पर जिस दिन वो जाते हैं ऐसा लगता है कि दिन की ना नीचे से किसी ने जमीन खींच दी और सर पे से किसी ने आसमान खींच दिया, वो वाली फीलिंग आने लगती है। तो वो चीज़ें हैं, आप लोग किसी भी कंडीशन में होंगे तो दुनिया से लड़ जाएंगे 1 मिनट में आके। वो अलग बात है कि कई बार आप लोगों को भी थपेड़ देंगे अगर आप लोग गलत करोगे। ठीक है पर लेकिन यार एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि उनके अलावा आप लोगों को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कोई नहीं कर सकता है अगर ढंग से देखा जाए तो। पर हाँ, कई बार चीज़ें ऐसी रहती हैं कि अनकंफर्टेबल भी कर देते हैं, खासकर लड़कियों के मैटर में। जब शादी वादी की बात आती है, बहुत सारे मेल आते हैं कई सारी लड़कियों के, सर इसके ऊपर एक वीडियो बना दो। तो इसके ऊपर देखिए यार, वीडियो की तो बात यह है कि सोसाइटी का जब तक माइंडसेट है ना, जिस सोसाइटी में आप लोग रहते हो वहाँ पर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक ये चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग अपने एग्जाम पे फोकस करो। अगर उनको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा तो फिर कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को रोकना स्टार्ट कर देंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात छोटी सी, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और घर वाले जो है वो लगे पड़ेंगे शादी करेंगे, तो यूपीएससी का प्रोसीजर है यार, पूरा 1 से 1.5 साल पूरा आप लोग कंप्लीट करना पड़ता होता है। ठीक है, उसके अलावा किसी साथ में एक छोटे एग्जाम को कम से कम आप लोग निकाल लो, ताकि घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़े। और उससे क्या होगा, अगर कल को कुछ एक्सट्रीम भी स्टेप लेना पड़ जाए ना आप लोग अपने करियर के लिए, तो वो भी आप लोग ले पाओगे। एक्सट्रीम मतलब ये नहीं कि आप लोगों को सबको घर छोड़कर भाग जाना है फलां ढिमकाना। मतलब घर वाले बोले शादी कर लो और आप लोग बोले नहीं पढ़ लेते हैं, और वो बोलेगी नहीं हम पैसा नहीं देंगे, तो आप लोग बोलो ठीक है कोई नहीं मैं अपने आप से कर लूंगा जुगाड़। ठीक है, तो कम से कम आप लोग अपने पैरों पर थोड़ा खड़ा रहो और अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज कर पाओ। ठीक है, तो एक जॉब दूसरी ले लो, मान लीजिए स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अब की बार एसएससी में इतनी सारी पोस्ट निकली हुई थी, तो एक पोस्ट ले ली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपनी पोस्ट लेने के बाद में उसके बाद में फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। तो इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हो। तो अपना ऑल्टरनेटिव देखना चाहिए आप लोगों को, ताकि आप लोग, लाइफ एक है यार, उसको कैसे यूटिलाइज करना आप लोगों के ऊपर है। शादी होगी तो बहुत सारी चीज़ें रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं, नहीं कर पाओगे उस तरीके से जैसी चीज़ें इंसान करना चाहता है। तो इसलिए कोशिश करो कि लाइफ में अपना स्टेब्लिश होकर ही अपनी शादी को करो, और कोशिश करो जल्दी से जल्दी चीज़ें अपनी, क्योंकि फिर समाज सोसाइटी में बहुत दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे अनाथ, उनके सर पे से माँ बाप का साया उठ गया। अब उनकी एजुकेशन हेल्थ, अक्सर देखा होगा जिनके माँ बाप नहीं होते वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। मतलब जिस दिन माँ बाप चले गए उस दिन बच्चा मैच्योर हो जाता है, उस दिन उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है और उसको चीज़ें समझ में आ जाती है कि यार अब तुझे ही चीज़ें देखनी है, तेरे ऊपर से साया उठ चुका है। तो उसी दिन उसकी मैच्योरिटी का लेवल नेक्स्ट लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नादानियाँ करते हैं हम लोग अक्सर जब माँ बाप हमारे होते हैं, ये बात आप लोगों ने नोटिस की होगी। तो एड्रेस करने की बात की जा रही है, जो भी ऑर्फन लोग होते हैं कैसे उसको टैकल करना है। और इसी के साथ में जो यूनिस्को है, ठीक, जो यूनिसेफ है, वो यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करता है कि अंडर 18 जो एज के हैं, ठीक है, जो अपने दोनों पेरेंट्स लॉस कर चुके हैं, इस बेसिकली उसको ऑर्फन बोला जाता है। ठीक है, इनके ना माँ है ना बाप है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो जरूरी है ऐसे बच्चों की एजुकेशन को लेकर चलना, ऐसे बच्चों की हेल्थ को लेकर चलना, और ऐसे बच्चों को ढंग से गाइड करना। क्योंकि अगर ऐसे बच्चों को ढंग से गाइड नहीं किया जा सकता तो बहुत सारी एक तरीके से ऐसे तत्व सोसाइटी में देखने को मिलेंगे जिनको टैकल करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि उनके पास में कोई इमोशन नहीं रहेगी। उनको इस तरीके से पाला जा सकता है कि बहुत ही बुरी तरीके से, एक तरीके से उनकी जिंदगी चल सकती है, उनका बचपन बेकार हो सकता है, और आगे चल के बहुत ही खतरनाक प्राणी बन सकते हैं वो लोग, जो कि समाज के लिए खतरा हो सकते हैं। तो ऑर्फन बच्चे को ढंग से गाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोग ही क्या राय है इसके बारे में, आप लोग बताइए। ये एक ऐसी चीज़ है इसके ऊपर जितना फोकस किया जाए उतना कम है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही डिटेल में यहाँ पर इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। ये जो आर्टिकल है शानदार तरीके से कवर किया गया यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी। इसके ऊपर कई सारी जो बातें आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी देखने को मिलेगी। मतलब कहने का ये कि एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें बहुत सारी बातें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। और खासकर जब हम लोग बात करते हैं ना अपने बारे में कि हम लोगों को कुछ चीज़ें सुधारनी है, कुछ चीज़ें कैसे सुधारनी है, जैसे कि हम लोगों ने टारगेट ले रखा है कि हम लोग क्या करना है, क्लीन एनर्जी लेकर आनी है। तो उस क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ता हुआ भी ये काफ़ी एक अच्छा कदम आप लोग बोल सकते हो। बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। ग्रीन होती क्या है, आप लोग बोलो हाइड्रोजन बोल दे तो समझ में आता है, हाइड्रोजन में भी ग्रीन हाइड्रोजन आ गया, ये क्या फंडा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग अच्छे से समझिएगा। पहले मैं आप लोग कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर बताता हूँ। बेसिक चीज़ों में आप लोग चीज़ों को समझ पाओगे और अच्छे से आप लोग उसको कनेक्ट भी कर पाओगे कि आखिर पूरा मुद्दा क्या है। कुछ पॉइंट्स हैं, पहले उनके बारे में हल्का सा आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहला तो यही है कि हमारे देश में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसको आप लोग ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आप लोग बोल सकते हो, ये लॉन्च किया गया है। इसके सामने नेशनल लगा देना, यानी कि देश के अंदर में, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमारे देश में लॉन्च किया गया है।
जिसके लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पर सेंटर के द्वारा अप्रूव किए गए हैं। तो ये जो 20,000 करोड़ रुपए मतलब 19,744 करोड़ रुपए बोला यह गया है कि यहाँ पर ये काफी बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसके चलते मतलब इन्वेस्टमेंट तो और भी बड़ा होना है यहाँ पर, अभी और चीजें आगे बढ़ेंगी। ये माना जा रहा है कि इससे आने वाले टाइम में लगभग 6 लाख के करीब जॉब जो है वो क्रिएट होंगे 2030 तक का, जब ये सेक्टर जो है वो आगे बढ़ेगा। और इसमें देखिए, एक तो इंसान होता है कि जो हाइड्रोजन है वो अपने लिए बनाना है, एक होता है कि प्रोडक्शन तो करना ही करना है, यानी कि अपने लिए तो बनाना ही बनाना है, इसी के साथ में इसको एक्सपोर्ट भी करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब कोई चीज देश के अंदर में बनने लगती है तो उसका क्या होता है, उसका प्राइस डाउन हो जाता है। जैसा मैंने बताया था कि इंटरव्यू में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एक तरीके से हम लोग को सोलर पैनल के ऊपर काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि इतनी महंगी है, बाहर से मंगा रहे हैं, देश में बिजली इतनी सस्ती है। तो वही सोलर पैनल आज के डेट में इतनी सस्ती हो चुकी है कि नॉर्मल जो बिजली आप लोगों को देखने को मिलती है उससे भी सस्ती आप लोगों को इससे बिजली कहीं ना कहीं देखने को मिलने लगी है, और आगे और देखने को मिलेगी। तो इससे क्या हो गया, स्टार्टिंग में चीजें महंगी होती हैं पर बाद में सस्ती हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसी है, आज पढ़ना स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में लगेगा हाथ नहीं चलेगा, कुछ लिखने की कोशिश करोगे, पर लेकिन उल्टा सीधा घिसा पेटा, गलती जितनी भी हो सकते उतनी गलती करो पर लिखना स्टार्ट करो। कुछ ही दिनों के अंदर में आप लोगों की हैंड राइटिंग भी इंप्रूव होने लगेगी, आप लोगों के माइंड में थॉट आने लगेंगे क्या लिखना है। सबसे पहले अपने बारे में सोचो ना, पूरे दिन में क्या क्या उसको लिखो और फिर देखना, वही चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो लो कट होगी एक तरीके से, यहाँ पर इसका प्राइस कट होगा। इसी के साथ में जो एमिशन है वो भी आप लोग कट देखने को मिलेगा, और जो मैंने अभी बताया यहाँ पर जॉब क्रिएशन, वो तो यहाँ पर सामने निकल कर आएगा ही आएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल के ऊपर यहाँ पर ये जो ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन की बात की जा रही है, और ये ऐसा नहीं हवा हवा में अभी स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि ये लॉन्च कब किया गया था, इंडिपेंडेंस डे पर यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर, कि हम लोग ऐसा कुछ मिशन लॉन्च करने वाले हैं 2021 में, जब इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, अब की बार इंडिपेंडेंस डे में क्या कोई चीफ गेस्ट आने वाला है बताइए, देखता हूँ। सॉरी, वो गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है, तो देखता हूं कौन कौन इसके बारे में यहाँ पर बताता है। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर मैं 15 अगस्त की बात कर रहा हूँ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो है वो आप लोगों को पता है, वो इंडिया गेट पर हमारा सेलिब्रेशन चलता है मैक्सिमम, और इसी के साथ में जो 15 अगस्त है वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो लाल किले पर झंडा फहराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 15 अगस्त की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना इसके लिए। अभी जो शब्द यहाँ पर यूज किया जा रहा है ना, ग्रीन हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले को हम लोग बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन, दूसरे को हम लोग बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन, और तीसरे को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। यानी कि जो ये काम किया जाएगा, जिसको मैं बार बार ग्रीन हाइड्रोजन बोल रहा हूं, ये तीसरे वाले सेक्शन में यानी कि तीसरी वाली कैटेगरी में आप लोगों का काम होने वाला है। इसको ग्रीन हाइड्रोजन क्यों बोला जा रहा है? अगर कोई आप लोगों से नॉर्मल पूछे कि हाँ ठीक है यार हाइड्रोजन है, पर लेकिन ग्रीन क्या लगा दिया इसमें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर इसके बारे में बात की जाएगी। ग्रीन इसके ऊपर ये लगा दिया कि आज की डेट में जब हाइड्रोजन को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे और उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो एनर्जी आप लोगों की ग्रीन होगी, यानी कि उसके अंदर आप लोगों को ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल करनी है। मतलब क्या है, अभी आप लोगों को समझाता हूं एक पिक्चर के थ्रू, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन बनाने का प्रोसीजर क्या है, पहले तो समझिए। आप लोग जो पानी पीते हो ना भाई साहब, बहुत ही पावरफुल चीज है। आप लोग खुद देखो, जैसे आप लोग H2O बोलते हो, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन आप लोगों को देखने को मिलेगी और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, ये मिला के आप लोगों का H2O बनता है। इनको अलग अलग करना है, और वो भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर, यानी कि इनको झटका देना है। झटका लगते ही अलग अलग हो जाएंगे, बिजली का झटका। ठीक है तो एक तरीके का झटका आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, जैसे इनको झटका लगेगा तो दोनों अलग हो जाएंगे, अब तक चिपके बैठे हैं दोनों के दोनों। पर लेकिन जो बिजली का झटका दिया जाएगा वो रिन्यूएबल होनी चाहिए, या तो वो होनी चाहिए सोलर एनर्जी, या वो होनी चाहिए विंड एनर्जी। तो ये वाली एनर्जी का इस्तेमाल कर इनको झटका दिया जाएगा, और इस झटके से दोनों अलग होंगे, और यहां से फिर हाइड्रोजन जो है वो हम लोग अलग निकाल लेंगे। तो ये अगर आप लोग कोयला यूज करते हो, यहां पर कुछ और यूज करते हो, तो उसके इस्तेमाल से दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जीरो एमिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा कार्बन का। घरों में जो इस्तेमाल की जाएगी ये बिल्कुल प्योर एक तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन यहां पर देखने को मिलेगी। अभी यहां पर इनको 3 कैटेगरी में डाला गया है। पहला ग्रे, तो ग्रे का कलर ग्रे है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है। ठीक है, तो यहां पर ये काफी बल्क में प्रोडक्शन होती है आसानी से। इसमें जो फ्यूल है बेसिकली एक तरीके से वो नेचुरल गैस और यहां पर देखने को मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी रहता है, तो इसको ग्रे बोलते हैं। फिर ब्लू में आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ब्लू में आप लोगों को देखने को मिलेगा कैप्चर की जाती है और स्टोर की जाती है जो यहाँ पर निकलती है बेसिकली। ठीक है, एक तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उसको स्टोर करते हैं कि बाद में उसको इस्तेमाल किया जाएगा जिस तरीके से करना है। ठीक है, तो इसलिए इसको ग्रे बोल देते हैं। माइस को देखो, इसमें तो डायरेक्ट इन्वायरमेंट में निकल के चली गई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
यहां पर उसको कैप्चर कर लिया, स्टोर करके रख लिया और बाद में उसको इस्तेमाल करेंगे जैसे करना है कार्बन डाइऑक्साइड को। पर लेकिन इसमें निकलती ही नहीं है, इसमें ओनली वाटर और वाटर वेपर निकलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है इसमें सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन कंप्लीटली यहां पर हो जाता है। पर लेकिन मुद्दा भी यहां पर ये है, अब सोचो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली अगर कभी भी यहां पर कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो वहां पर लगाया जाएगा ये प्रोजेक्ट जहां पर जो सोलर एनर्जी अच्छे से अवेलेबल हो, ठीक है, और उसी के साथ में यहां पर विंड एनर्जी अच्छे से अवेलेबल हो, और इसी के साथ में पानी भी अच्छे से अवेलेबल हो, यानी कि वाटर। तो वाटर अवेलेबल होगा, उसी से हम लोग हाइड्रोजन बनाएंगे। अब मान लीजिए हम लोग कहने लगे कि इंपॉर्टेंट बात देखना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, हम लोग आज की डेट में रहते हैं मान लीजिए महाराष्ट्र के अंदर, उसमें सॉरी राजस्थान के अंदर में, और वहां पर बोलने लगे और वहां पर तो अच्छी खासी सोलर एनर्जी होती है, ठीक है, तो क्यों ना वहां पर हम लोग एक तरीके से अपना हाइड्रोजन बनाने का प्रोजेक्ट लगा दें। पर लेकिन पानी कहां से आएगा, पानी की इतनी सारी किल्लत देखने को मिलती है कई बार, तो वहां पर पानी है ही नहीं है, और आप लोग वहां पर मिशन लगाओगे तो कितना पानी वहां पर एक तरीके से जाएगा, लोगों के पीने के लिए पानी नहीं है। तो ये बेसिक चीजें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उन एरिया में लगाना है जिन एरिया में जो चीजें जो हैं वो अवेलेबल हो, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहां पर इसके लिए एक सही साइट खोलना जहां पर सोलर एनर्जी नहीं होगी, जहां पर विंड एनर्जी नहीं होगी, कहीं पर पानी नहीं होगा, तो बैलेंस बनाकर चलना काफी ज्यादा जरूरी है। यहां पर अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी, क्योंकि कितना सारा इन्वेस्टमेंट आना और कितने सारे लोगों को जॉब मिलनी है वो काफी बड़ी बात है यहाँ पर, और इसको स्प्लिट करना है। तो इस तरीके से आने वाले टाइम में बस चलेंगे भी, जर्मनी ने अभी यहाँ पर इसके रिलेटेड बसें लॉन्च की कि हम लोग यहाँ पर बस चलाएंगे अपने हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है आप लोगों के सामने। तो ये पर्टिकुलर जो मिशन है हमारे देश की जीडीपी में बोल रहा है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा आने वाले टाइम में। सोचो कि दूसरे देश के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, जहां से हम लोग अपनी एनर्जी को खरीद कर लेकर आते हैं, अपने देश में इंप्लॉयमेंट जनरेट हम लोग यहां पर कर पा रहे हैं। तो एक तरीके से अपनी खुद की सस्टेनेबल एनर्जी हम लोग लेकर चलेंगे तो एक शानदार तरीके की परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये है पूरा मिशन, तो कोई भी डाउट आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। एक एक बात जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी कि ग्रीन ग्रे क्या है, यहाँ पर ये सारी चीजें किस तरीके से बनाया जा रहा है, कैसे यहाँ पर इसका डिवीजन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा भी मिशन लॉन्च किया गया है। तो ऐसे तैयार करोगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा। रिसेंटली अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिला कि जो एलएनटी है लार्जन एंड टर्बो, उसके द्वारा न्यू जो रीन्यू पावर के साथ में साइन किया गया ज्वाइंट वेंचर, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन यहां पर डेवलप किया जा सके। और कौन था यहां पर अगर बात करें जिसके साथ में मिलकर ये काम किया गया, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कॉर्पोरेशन, या फिर बोथ ए एंड बी। तो याद रखना इसमें आंसर क्या है, आंसर यहां पर ए है। तो ऐसे भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही बेसिक है। तो आप लोगों को काइंड एक तरीके से चीजें पता रहेंगी तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये जो आर्टिकल है ना, इस आर्टिकल को मतलब जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे कई सारी चीजें जानने को मिली। इसके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल आप लोगों को एंड में भी देखने को मिलेगा हालांकि, पर फिर भी आप लोगों को यहाँ पर बताता हूं मैं। आज की डेट में जापान जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। जापान जो प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कंडीशन क्या है यहाँ पर, अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर करिए जापान कहाँ पर है। जापान यहाँ पर देखने को मिलेगा। जापान के अंदर में दो बहुत बड़ी मेन प्रॉब्लम है आज की डेट में। एक तो बहुत बड़ी मेन प्रॉब्लम है कि जो इनकी कैपिटल है उसके आसपास में बहुत सारी जनता रहती है, यानी कि जो राजधानी है उसके आसपास में बहुत सारी जनता आप लोगों को देखने को मिलेगी कैपिटल के आसपास में। तो ये चाहते हैं कि कैपिटल में लोग कम रहें और वहां से जाकर थोड़ा सा दूर दराज वाले एरिया में बसना स्टार्ट कर दें। तो इसके लिए पहले ये लोगों को 3 लाख येन दे रहे थे, तो इसके चलते लोगों को कहीं और जाकर स्टैब्लिश किया जाए। अभी इन्होंने क्या किया है, लोगों को और इंसेंटिव देने स्टार्ट कर दिए और 1 मिलियन जो इनकी करेंसी है वो देना स्टार्ट कर दिए। पर लेकिन बार बार ये बोला जा रहा है कि क्या ये एनफ है कि लोगों को पैसा देना और पैसे देने के बाद में उनको बोल देना कि आप लोग यहां से मूव हो जाओ। तो ये कितना सही है। 1 मिलियन येन जो काउंट करना चाहते हैं वो है 6 लाख रुपए, यानी कि 6 लाख रुपए दे रहे हैं कि तुम गांव में या दूर दराज वाले एरिया में जाकर बसो अपनी सिटी को छोड़कर। एक इंसान सिटी में रहता है, उसको हेल्थ की फैसिलिटी मिल रही है, उसको एजुकेशन की फैसिलिटी मिल रही है, वहां पर वो जॉब कर रहा है, और उसका आज ऐसे इंसान है जो कि गांव छोड़कर ही आ चुके हैं, उनका गांव के साथ में कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन भी नहीं है। तो ये कंडीशन कई सारी निकल कर आती है कि जो इंसान इंजॉय कर रहा है सिटी की लाइफ, क्या वो गांव में जाना पसंद करेगा। तो जापान ने जो यहाँ पर ये सिस्टम स्टार्ट किया है यहाँ पर कि अपने जो दूसरे एरिया हैं उनमें थोड़ा सा एक तरीके से लोगों को भेजा जाए, क्योंकि कंडीशन एक और खराब हो रखी है। अक्सर जापान में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। इवन ये माना जा रहा है कि जापान में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसके चलते कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो रही है कि जो खासकर जो एक तरीके से ना 1-2 माँ बाप है, ठीक है, उनका बच्चा है, तो बच्चा क्या किया, वहां से निकल गया और निकल के बच्चा जो है वो आज के दिन में सिटी में रहने लगा।
तो बहुत सारे ऐसे माँ बाप भी असहाय हो चुके हैं कि जिनके पास में कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो ये भी बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो यानी कि एक बात नहीं है, बात कई सारी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है कि पेरेंट्स को छोड़कर एक तरीके से इधर उधर निकल आ रहे हैं और फिर अपनी लाइफ को जो है वो आगे लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी है एक तरीके से उनको इग्नोर कर दे रहे हैं। तो ये काफ़ी बुरी सिचुएशन है जिसके ऊपर काम करने की भी बात यहाँ पर की जा रही है। पर जो इंसान सिटी में अपनी ऐसे लाइफ एंजॉय कर रहा है, क्या वो उसको छोड़ के जाना पसंद करेगा? तो बोल रहे हैं कि जापान का जो ये अपना प्लान है कि गांव वाले एरिया को थोड़ा सा एक तरीके से और डेवलप किया जा सके, वहां पे लोगों को वापस भेजा जा सके, तो रीजनल को रिवाइटाइल कर रहे हैं, माइग्रेट सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट उनका काम नहीं करने वाला है, ऐसी बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि जापान जो है वो क्यों मनी ऑफर कर रहा है टोक्यो से बाहर निकलने के लिए लोगों को। तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ जाए तो ये रीजन है ताकि जो पॉपुलेशन इतनी सारी है उसको वहां पर एक तरीके से डीपॉपुलाइज किया जा सके और गांव वाले एरिया में, दूर दराज वाले एरिया में, खासकर जो पेरेंट्स को छोड़कर आ रखे हैं उनको भी एक सपोर्ट यहां पर मिल सके और एक तरीके से अपॉर्चुनिटी दूसरे एरिया में भी डेवलप करने की बात की जा रही है। पर लेकिन कितने हद तक सही, आप लोग खुद बताओ। आप लोग किसी सिटी में रहते हैं, आप लोगों को बोल दिया यहाँ से छोड़कर आप लोगों को वहां पर जाना है, तो क्या आप लोग ये काम करोगे? आप लोगों को ये बताना है, ठीक है, यस या फिर नो। आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं? तो यहां पर इस तरीके से चीजों को अगर किया जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा? जापान के जो आइलैंड है आप लोगों को उनके नाम बताने हैं, नॉर्थ से साउथ में बताने हैं लिखते हुए, ठीक है। जापान एक आइलैंड कंट्री है और 4 मेन आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है यहाँ पर। आप लोग खुद सोचो, हम लोग बोलने लगे कि दिल्ली में से या कोई सिटी है पर्टिकुलर उसमें से लोगों को निकालना है, तो क्या ये चीजें जो है एक्सेप्ट करेंगे लोग, जनता यहाँ पर एक तरीके से जो रह रहे हैं वहां पर सारी अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, तो ये काफी बड़ी बात है अपने आप में कि लोग जो हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं? आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। तो एक ऐसा टॉपिक था जो मुझे पढ़ने के बाद में लगा। उसी के साथ में एक टॉपिक था इंडियन एक्सप्रेस का, मैंने पढ़ा था, चलिए बता देता हूँ यहाँ पे, वो एक अलग से टॉपिक हो जाएगा आप लोगों का। कभी भी कुछ आए लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आप लोग उसको समझ पाएंगे। अभी क्या है, बेसिकली एक इंसान ने अपनी पर्सनल चीजें शेयर की, ध्यान से सुनिएगा, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक इंसान ने अपनी पर्सनल चीजें शेयर की और उसने ये बोला कि मैं अभी साउथ अफ्रीका में घूमने गया था, तो वहां पर मैं अपने दोस्त से मिला। मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने बोला कि मेरा बेटा है मेरे पास में आता है, बोलता है पापा मैं साउथ अफ्रीका को छोड़ना चाहता हूँ। साउथ अफ्रीका कहाँ पर है? यहाँ पर ये कंट्री है, वही कंट्री है जहां पर आप लोगों को पता है जो गांधी जी रहे उन्होंने मूवमेंट चलाए, यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर बहुत सारी चीजें रही। तो साउथ अफ्रीका को छोड़ना चाहता हूँ। बेटे ने बोला बाप को कि अच्छा, पर लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने अभी जो है अपनी एग्जाम में 95% स्कोर किए, पर लेकिन यहां पर जो मुझे जो है, जहां पर मुझे एडमिशन चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब चाहिए वो नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि 50% जो जॉब है यहां पर वो सिक्योर कर दी गई है जो यहां पर लोकल, जो खासकर जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए, इनके रिजर्वेशन है। अगर कोई बाहर का इंसान जाकर वहां पर रह रहा है, वो 95% भी लेकर आ रहा है, तो भी उसको कुछ फायदा देखने को वहां पर नहीं मिल रहा है। तो इसके चलते मैं छोड़कर जाना चाहता हूं। जो सिस्टर है वो ऑलरेडी जा चुकी है, यानी कि उसकी ड्यूटर जो है इंसान की, वो साउथ अफ्रीका छोड़ चुकी है अपने करियर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी छोड़ना जा रहा है। तो मैं और मेरी वाइफ जो है हम लोग अकेले रह जाएंगे यहाँ पर, और हमारा इंडिया के साथ में अभी कोई कनेक्शन रह नहीं गया, क्योंकि लगभग हम लोग 5वीं जनरेशन है जब से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अब अगर कल को इंडिया जाने की बात आए तो कैसे जाए? इसके चलते यहाँ पर सबसे बुरी बात यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है कि आज की डेट में आप लोग सोचो, जहां पर इंसान का जो मूल है वो खत्म हो जाता है, तो कह रहा है कि इंडिया में कोई लिंक नहीं है और यहां पर हम लोगों को ऐसा समझते नहीं है। मतलब कि कहने के लिए तो साउथ अफ्रीकन है, ठीक है, उसके पास में सिटीजनशिप है, पर लेकिन आज की डेट में भी वहां पर ये बोलते हैं कि ये इंडियन है, ठीक है। तो इंडियन एक तरीके से बोलते हैं नहीं, ये बाहर का इंसान है। तो साउथ अफ्रीका वाले उनको साउथ अफ्रीकन नहीं मान रहे, और इंडिया में उनका कोई मूल नहीं है। इंडिया में वो वैसे ही वहां पर किस तरीके से जाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई बेस खत्म हो चुका है वहां पर जब से जाकर रहने लगे हैं। तो ऐसी कंडीशन हो चुकी है, ना तो इधर के रह गए हैं और ना ही इधर के रह गए, तो बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है। तो ये सिचुएशन यहां पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में एक और बात यहां पर जो सबसे बड़ी बताई, कह रहा है कि ऐसा नहीं कि यहां पर ऐसी कुछ गड़बड़ देखने को मिल रही है। कह रहा है कि इन रियलिटी जो भी यहां पर इंडियंस रहते हैं वो अच्छे खासे कमाने वाले हैं, उनकी जिंदगी अच्छी चल रही है, पर लेकिन यहां पर अगर वो जॉब देते हैं किसी ब्लैक को, उसको ढंग से ट्रीट नहीं करते। इवन मैं अंदर की बात बताऊं, मेरी मदर भी यहां से चिढ़ती थी, जो कोई ब्लैक आता था उसको ढंग से ट्रीट नहीं करती थी। तो यानी कि हम लोग भी यहां पर ज्यादा अच्छा बर्ताव उनके साथ में कर नहीं रहे हैं, अगर ये पढ़ा लिखा इंडियन है। तो इसके चलते अभी क्या होता है, रिसेंटली एक गुप्ता ब्रदर्स थे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी बड़ा एक नहीं यहाँ पर कांड निकल कर आया था। यहाँ पर उन गुप्ता ब्रदर्स ने काफी बड़ा करप्शन किया था, जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे जैकब जुमा के साथ मिलकर। तो एक शब्द यहाँ पर तैयार हो गया नया, उनको बोलने लगे यहाँ पर जुप्ता, ZUPTA,
PTA जुप्ता, यानी कि जुमा के साथ में मिलकर गुप्ता ब्रदर्स ने तो यहां पर हरकतें करी, तो जो इंडियंस है उनको जुप्ता बोलने लगे। यहां पर एक कोइन बना दिया, यहां पर एक शब्द बना दिया जुप्ता, यानी कि जुमा प्लस गुप्ता। तो इसकी वजह से जो नॉर्मल इंडियंस रह रहे हैं उनको भी वहां पर गलत तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया साउथ अफ्रीका के अंदर में। तो आप लोग समझ सकते हैं जब गांधी जी ने यहां पर मूवमेंट चलाए 1893 से यहां पर 1914 तक, तो उस टाइम पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और बहुत ही कुछ वहां पर चीजें देखने को मिली थी। इवन इनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, उसका नाम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकाल कर लेकर आया गया। समझ रहे हैं आप लोग चीजें यहां पर। तो इस तरीके से यहां पर चीजें सीखी गई। पर लेकिन आज की डेट में इनकी पॉपुलेशन जो हमारे देश के लोग वहां पर है उनकी 2.6 है। तो ना तो पार्लियामेंट में जाकर बैठ सकते हैं, इतनी कम पॉपुलेशन है, ना ही उनके हकों के बारे में कोई बात कर सकते हैं, और 50% जो है वहां पर चीजें रिजर्वेशन में है। तो कैसे काम चलेगा? तो इस तरीके से बोला गया। तो आज की डेट में यहां पर सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। यहां पर किस तरीके से काम चलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि फ्यूचर कुछ है नहीं है यहां पर। और इवन एक डायस्पोरा जो मुस्लिम कम्युनिटी का है वो भी इस तरीके से कंडीशन यहां पर हो गई है साउथ अफ्रीका के अंदर में कि वो अपने आप को बताने से बचता है कि इस तरीके से, क्योंकि कई बार क्या रहता है, कई सारे देशों में अगर कुछ अंदर चीज चलती है ना उसका बाहर इंपैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर ये भी सिचुएशन है। तो इसके बारे में यहाँ पर बातें की गई कि आज के डेट में जो मुस्लिम इंडियन है वो वहाँ पर बताते नहीं कि हम लोग आइडेंटिफाई करें एज ए इंडियन। ठीक है, तो बचते हैं उस चीज़ से ताकि उनके खिलाफ भी कोई गलत चीज़ें न देखने को मिले। तो ये बोला जा रहा है कि आज के डेट में अगर हम लोग को इनके साथ में रिलेशन बनाए तो 54 कंट्री हैं पूरी अफ्रीका के अंदर में, तो किसी एक के लिए नहीं सबके लिए मिलकर काम करना पड़ेगा। और जैसे डिवाइडेड है चीज़ें उससे हम लोग को थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये कई सारी बातें यहाँ पर बताएगी। तो पूरा आर्टिकल जब मैं पढ़ रहा था यहाँ पर तो बड़ा ही एक डिफरेंट सा आर्टिकल लगा। हम लोग बाहर बैठ के देखते हैं ना, यूएसए में जाते हैं, जापान में जाते हैं, यूरोप की कंट्री में जाते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है ना तो सबसे पहले यहाँ पर ये दिखाता है बाहर के कौन है, और इसको शब्द को बोलते हैं जिनोफोबिया, यानी कि बाहर वालों से डर। तो जो वहाँ पर ब्लैक कम्युनिटी है वो इंडियन लोगों से भी डर रही है आज के डेट में। डर रही इन द सेंस कि यहाँ पर ये हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। अगर बात करें साउथ अफ्रीका के बारे में, अपार्थाइड मूवमेंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ब्लैक और जो गोरों के बीच में रंग भेद की इंद्री चल रही थी वो यहां पर उखाड़ कर फेंकी गई अपार्थाइड मूवमेंट। तो बोला गया कि जो गोरे हैं उनको रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है। यहां पर वो इतने अमीर हैं कि वो आधे से ज्यादा तो यूरोप और अमेरिका के अंदर में ही रहते हैं। ठीक है, तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो ब्लैक है उनको 50% रिजर्वेशन मिल चुके हैं यहां पर, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो बचे कौन? बच गए इंडियंस जो सबसे ज्यादा परेशान है वहां पर। तो ये काफी एक बड़ी बात यहां पर बोलेगी। तो यानी कि उनको फोकस करना है कि वो कहां पर जाएंगे। तो ये काफी बेसिक चीजें हैं यहां पर। तो इसीलिए कहते हैं कभी अपना मूल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप लोग गांव से आते हो तो एक तरीके से अपना बेस नहीं कभी आप लोगों को भूलना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर भी कितने सारे लोग जो हैं उनको गांव में आकर रहना पड़ गया। ठीक है, तो समझ सकते हैं मैक्सिमम लोग बाहर रहते हैं रेंट पर, बहुत सारे लोग तो। ठीक है, क्योंकि कई बार इतना पैसा नहीं होता कि खुद का मकान खरीदा जा सके, तो बहुत सारी प्रॉब्लम लाइफ में देखने को मिलती है। तो इनमें बैलेंस बनाकर चलना अपने आप में काफी बड़ी बात है। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में बताना। तो ये पूरा एक आर्टिकल था जो मुझे लगा जापान के इस आर्टिकल के साथ में डिस्कस कर लूं। तो एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताया। तो ऐसी कंडीशन है यहाँ पर। तो कुछ लिखने के लिए आए यहाँ पर आज के डेट में किस तरीके से बाहर जाकर डायस्पोरा क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में गवर्नमेंट को भी चीज़ों को इंप्रूव करने की जरूरत है, जो कि इंडियन ओरिजिन के जो लोग खासकर वहाँ पर रह रहे हैं उनके साथ में किस तरीके से ट्रीटमेंट वहाँ पर हो। ठीक है, तो क्या लगा, आया कुछ समझ में? अपने देश की मूल नहीं छोड़नी है, क्योंकि जब भी कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले बाहर वालों को भगाया जाता है, उनके खिलाफ जो है नेगेटिव चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये था पूरा आर्टिकल। इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो दूर करना है। ओके, फीडबैक देना कैसा लगा, कुछ समझ में आया, कुछ नई चीज़ें सीखी। मैं पढ़कर इसको परेशान हो गया। मैंने कहा यार देखो बेचारे रह रहे हैं इतने साल से, इंडिया में खत्म हो गई ये चीज़ें, मतलब अंदर से मुझे लगा, मैंने कहा यार क्या हो गया ये। ठीक है, तो एक पूरा आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में। साइंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर इस सोसाइटी में जिसके अंदर में हम लोग रहते हैं, अगर लाइफ को इंप्रूव करके चलना है। तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल कवर किया गया। बेसिकली यहाँ पर 108वां जो इंडियन साइंस कांग्रेस का सेशन है ये नागपुर में अभी आप लोगों को देखने को मिला। तो इसके ऊपर यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ताकि आप लोग चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। और ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। ये काफ़ी फेवरेट पोर्शन आप लोग बोल सकते हैं एग्जामिनर का, जिसके चलते आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन में नहीं आना है। ठीक है, पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, हालांकि ये मैंने कुछ डिस्कस भी की थी आप लोगों से। ये जो सेशन है यहाँ पर ये 3 से लेके ये 7 जनवरी तक आप लोगों का सेशन चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा नागपुर में यूनिवर्सिटी के अंदर में, और इसको 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसके चलते भी यहाँ पर ये सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अगर देखिए 108वां सेशन है यहाँ पर ये,
हमारी जो रैंक थी ये मुझे काफ़ी थोड़ा सा डिफरेंट लगता है सोचने में। हमेशा हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे अभी बीजेपी क्या है वो कांग्रेस के साथ में कंपेयर करे कि 2014 में ये आए तो 15 में हमारी रैंक क्या थी और आज हमारी रैंक क्या हो गई। अभी यहाँ पर कल को अगर कांग्रेस आ गई वो बीजेपी के साथ में कंपेयर करेगी, तो थोड़ा सा हम लोग को स्टेटस अपना चेंज करना पड़ेगा। हम लोग को अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में कंपेयर न करके अपोजिशन के कंपेयर करना पड़ेगा कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारा कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर फोकस किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अक्सर अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर हम लोग काम करते हैं और ये पॉलिटिकल पार्टी में चीज़ देखने को मिलती है आप लोगों को हमेशा, मतलब प्रोडक्टिव बातें कम, आप लोगों को ऐसी बातें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये पहले ऐसे ही वो किया करती थी कांग्रेस, ठीक है, तो हाँ ये हो गया, वो चीज़ें हो गई, ऐसे ही मतलब गलत चीज़ें हैं। अपना जो जनता है उसके ऊपर फोकस किया जाए, उसको एम्पावर किया जाए। अगर बात करें, थीम बड़ी शानदार है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये आप लोग समझिए, इसके अंदर में ऐसा नहीं कि ये पर एक सेशन देखने को मिलते हैं। वुमेन साइंस, फॉर्मर साइंस, चिल्ड्रन साइंस, तो इनके भी अलग अलग सेशन होते हैं, ठीक है। साइंस यहाँ पर कम्युनिकेटर कांग्रेस, इसी के साथ में ट्राइबल मीट आप लोगों को देखने को मिलेगी और प्राइड ऑफ इंडियन एक्सपो। तो बहुत सारे ऐसे इवेंट इसके अंदर ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर पर्टिकुलर देखने को मिल रहे हैं। तो अपने ही आप में काफ़ी बड़ा इवेंट होता है, इसको ढंग से अगर देखा जाए किस तरीके से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ये जो इवेंट है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे वुमेन के लिए पार्टिसिपेशन, तो वुमेन किस तरीके से साइंस के फील्ड में प्रोग्रेस कर रही है और कैसे उनको और अच्छे से हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो लास्ट 8 ईयर में बहुत बड़ा फोकस रहा। इंडियन कई सारे अचीवमेंट है, जैसे टॉप 3 अगर बात करें कंट्री वर्ल्ड में, तो वहाँ पर पीएचडी रिसर्च होल्डर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कई सारे स्टार्टअप हमारे देश में हो रहे हैं और हमारी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है जो हम लोगों ने देखी अभी, ठीक है। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी इन इंडिया इन द टूडेज वर्ल्ड, तो हमारे देश में भी अगर आप लोग देखें या फिर दुनिया में देखें तो बहुत ही अच्छे एफर्ट निकल कर आ रहे हैं। इसके ऊपर आप लोगों से यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा सकता है, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर देखें कि डिस्कस करने की अचीवमेंट क्या है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कैसे ये इंप्रूव कर रही है इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ऐसे भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो मतलब कहने का ये हो गया कि बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ें हैं। साइंस अगर जैसे आज के डेट में साइंस ही तो है ये, आज के डेट में आप लोग बैठकर एक घर पर अपने रजाई में अपना आराम से जो लेक्चर सुन पा रहे हैं, अगर मॉर्निंग में आप लोग उठ रहे हैं, ये साइंस ही तो है। सारी चीज़ें आप लोग घर पे बैठे बैठे कहीं पर भी किसी से बातें कर पा रहे हैं। कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा घर पर बैठे बैठे सामान आप लोग खरीद रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल है। आप लोग क्या कर रहे हैं, वर्चुअल जो सिस्टम है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये साइंस ही है। और अभी हम लोगों ने यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है इंडिया ने डिक्लेयर किया, तो इससे और देखो यहाँ पर कि हम लोग कैसे न्यूट्रिशन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं साइंस का इस्तेमाल कर, ठीक है। हम लोग बड़ी बड़ी नई नई वैरायटी लेकर आ रहे हैं फसल के अंदर में भी, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। लॉस कैसे रोकना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो कई सारी बातें जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने यहाँ पर डिस्कस की। एनर्जी में इनोवेशन आ रहा है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो कि मैंने डिस्कस किया वो देख सकते हैं, लॉन्च किया गया था यहाँ पर 15 अगस्त में, 75th जब हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, ये समझिए यहाँ पर। यानी कि बहुत सारे फायदे आज के में देखने को मिलेंगे। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग वगैरह हो गया, वर्चुअल जो चीज़ों को किस तरीके से हम लोग को लेकर चलना है वो सारी चीज़ें हो गई। फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ों की लो कॉस्ट भी हो जा रही है। तो ये सारे मुद्दे अभी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो इनके ऊपर फोकस यहाँ पर दिया जा रहा है। तो अपने ही आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और चीज़ों में इंप्रूवमेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। इंडियन अगर बात करें यहाँ पर साइंस कांग्रेस, ये आज से नहीं है, बहुत ही पुरानी है और क्वेश्चन भी यहाँ से बन चुके हैं एग्जाम के अंदर में। 1914 में कोलकाता के अंदर में यहाँ पर सबसे पहले चीज़ें जो है वो स्टार्ट की गई थी। यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराएगी इंडियन साइंस कम्युनिटी एनुअली, तो 1 जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिलती है। तो फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो जनवरी में 1914 में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में। और यहाँ पर जो वर्क करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप लोगों को वर्क करता हुआ नजर आता है, तो ये याद रखना। तो ये सबको साइंटिस्ट जो है दुनिया भर के साथ में लेकर आते हैं और उसके बारे में चीजें डिस्कस करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, जब ऐसा कोई डिबेट और डिस्कशन होता है ना और आम जनता भी उसको सुनती है, तो उनकी भी सोचने समझने की क्षमता जो है वो बढ़ती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो ये अपने ही आप में बहुत सारी चीजों को इंप्रूव भी करता हुआ यहाँ पर नजर आता है। तो पॉजिटिव साइड हो गए ना यहाँ पर, उस तरीके से अगर आप लोग इसको देखोगे चीजों को, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो ये समझो कि मान लीजिए आज के डेट में जैसे मैंने आप लोगों से एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि कोर्ट ने अभी क्या किया है कि जो मैटर्स हैं, जो भी उसके अंदर जो रिपोर्ट्स होती हैं वो जनता के सामने रखेंगे। तो उससे क्या होगा, जनता में जो इंप्रूवमेंट आएगा वो नेक्स्ट लेवल का आएगा, क्योंकि वो भी पढ़ेंगे हम उन चीज़ों को। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ये समझिए एक तरीके से ये नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। अगर आप लोग इन चीज़ों को फील करोगे, पहले लोग इनके बारे में जान भी नहीं पाते थे कि कोर्ट में क्या चल रहा है, दुनियादारी क्या हो रही है, और आज के डेट में हम लोग इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इनके बारे में पढ़ाया जा रहा है। कोई टीचर इसके बारे में डिस्कस कर रहा है तो कभी इसके आप लोगों को कहीं प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, बहुत सारे डिबेट डिस्कशन इनके ऊपर देखने को मिलेंगे। तो इससे सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है, वो ये हो रही है कि हम लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ठीक है।
तो हम लोग की लाइफ में इंप्रूवमेंट, क्योंकि हम लोग उन चीज़ों को जान पा रहे हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर समझिएगा। तो इस तरीके से कई बार आप लोगों के माइंड में जो चीज़ आती है तो समझ सकते हैं, ठीक है। इसका उद्घाटन यानी कि एक तरीके से बनाई गई थी, तो याद रखिएगा 2 पर्सनैलिटी हैं, एक को बोलते हैं JL सेमोसन और दूसरे को देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ये है प्रोफेसर PS मैकमोहन, ठीक है। तो यहाँ पर मनमोहन जी के नाम से मैकमोहन याद रख लेना, ठीक है। तो ये 2 पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। तो ये ब्रिटिश जो एक पर्सनैलिटी है हमारे देश में, और तब से चली हुई यहाँ पर आ रही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ठीक है। कुछ बात करें इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये बोली गई है कि स्टार्ट की गई थी 1914 में, कोलकाता हेडक्वार्टर था। दूसरा बोला गया कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई जाती है इंडियन साइंस कांग्रेस बायनवली फर्स्ट वीक में जनवरी के। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कि जो साइंटिस्ट और रिसर्चर हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंडिया से नहीं, बाहर से भी आप लोगों को नजर आते हैं, अलग अलग जगह से भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। फर्स्ट मीटिंग कोलकाता में जनवरी में हुई थी 1914 में, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है आप लोगों को ये बतानी है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर C, ठीक है। तो एनुअली है यहाँ पर, बायनुअली नहीं देखने को मिलती है, और बाकी सारी चीजें सही है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, बहुत सारे बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, आंसर देते हैं। कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो अपने ही आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन जाता है, खासकर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और आंसर राइटिंग में भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। तो इसलिए आंसर राइटिंग आप लोग कंटिन्यू रखिएगा, कम से कम एक क्वेश्चन तो आप लोग लिखिएगा, जिससे कि लिखने की आदत बनी रहे, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोग ये बताइए, आप लोगों को कॉफ़ी पसंद है या फिर चाय पसंद है, यानी कि टी या फिर कॉफ़ी या फिर मिल्क, यानी कि मेरे वाली कैटेगरी में हो, या फिर ये मत बोलना सर पानी पसंद है, ठीक है। पानी तो नॉर्मली पीता ही है इंसान, वो तो सबकी बात है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको दूध पसंद नहीं होता है, उनको दूध ज़बरदस्ती पिलाते हैं घर वाले, बहाने बना बना कर, ठीक है। इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बच्चों को ना कई बार आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि भूत आ जाएगा दूध पी ले, पता नहीं क्या क्या और चाय रख दो कटाकट पी जाते हैं उनके सामने। कॉफ़ी भी थोड़ा सा कुछ लोग ही पसंद होती है और कुछ की नहीं होती है। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो यहाँ पर MTC, ठीक है। तो मिल्क, टी या फिर कॉफ़ी तो यहाँ पर अभी जो आर्टिकल है कॉफ़ी के बारे में है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ से एक्सपोर्ट जो है वो अच्छा खासा बढ़ रहा है हमारे देश से। तो इसके चलते हम लोग इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले तो कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है वो उगाई जाती है? तो याद रखिएगा नंबर 1 पर है कर्नाटका। और कर्नाटका इतना है, वो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, एक कहावत बोली जाती है कि आधे में गाम और आधे में राम। तो यानी कि एक तरीके से एक साइड में अकेला कर्नाटका और बाकी सब इक्वल। तो यहाँ पर केरला और फिर तमिलनाडु आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है वो बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से उगाई जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक एरिया है जिनको बारे में याद रखेगा। अभी यहाँ पर जो मुद्दा है वो क्या है? वो ये है कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है एशिया के अंदर में, क्योंकि हमारे देश में चाय पीने वाले लोग ज़्यादा हैं। होने कहते हैं गाय में एक बना चाय का मर्द हमारे जैसे क्या है, जैसे गांव में ना कई सारे लोग ऐसे होते हैं चाय के बिना काम ही नहीं चलता है। सुबह को चाय पी रहे हैं, दोपहर को चाय पी रहे हैं, फिर शाम को चाय पी रहे हैं, चाय के साथ ही रोटी खा रहे हैं, कहीं भी जाओ चाय पी रहे हैं। तो उसको एक शब्द दे दिया चाय का मर्द, यानी कि इसके बिना चाय के बिना इसका काम नहीं चलता है। तो मुझे टाइटल याद आ गया। तो एक नहीं किसी को चिढ़ाने लगता है गांव में, तो एक लड़का था दुबला पतला सा, तो उसको कहते देखो ज़्यादा चाय का मर्द, क्योंकि चाय पीता है उसी तो ये 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है यहाँ पर। तो आज के डेट में अगर बात करें 2% से यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक्सपोर्ट जो है अप टू द नियरली 2%, और 4 लाख यहाँ पर टन देखने को मिल रहा है 2022 में। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वेराइटी है जिनकी क्वालिटी बहुत ही शानदार, उन्हीं की उत्तम लेवल की क्वालिटी है। एक है रोबस्टा और दूसरा है अरेबिका। तो ये रोबस्टा और अरेबिका ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी थी, क्यों? GI टैग को लेकर। तो इस लिए भी आप लोग याद रखिएगा, जब मैंने GI टैग वाली बातें डिस्कस की थी तो इनको यहाँ पर GI टैग भी दिया गया था। तो कॉफ़ी बोर्ड के द्वारा यहाँ पर दोनों वैरायटी को बोला गया है कि यहाँ पर इनकी जो खपत है वो बढ़ गई है। कॉफ़ी प्लांटेशन जो है जैसे एरिया में होती है, तो आप लोग समझ सकते हैं, जैसे मैंने बोला साउथ में उगाई जा रही है। तो साउथ जो है वो कहाँ पर है? वो थोड़ा सा इक्वेटर के पास आप लोगों को देखने को मिलेगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि गर्मी वाला मौसम चाहिएगा उगाने के लिए इसको। तो यहाँ पर हॉट और ह्यूमिड, यानी कि जहाँ पर बारिश भी होती है, और टेम्परेचर 15 से लेकर 28 के बीच में यहाँ पर रहना चाहिए। अगर नॉर्थ में आप लोग जाओगे सर्दी के टाइम पर, आप लोगों को पता है टेम्परेचर कई बार माइनस में भी चला जाता है, ठीक है। कई सारे ऐसे एरिया आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पर लेकिन अगर बात करेंगे साउथ में, तो आप लोगों को ये ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर रेनफॉल जो है वो 150 के करीब से लेकर 200 तक सेंटीमीटर तक यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है।
ट्रेडिशनली जो कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है, तो वेस्टर्न घाट और साउथ इंडिया के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका हाईएस्ट है जैसे मैंने बताया, केरला दूसरे नंबर पर, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर, आंध्र प्रदेश चौथे पर और उड़ीसा है पांचवें नंबर पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक याद रखेगा, कॉमन सेंस जिसको कहते हैं उसको यूज किया जा सकता है एग्जाम में। मान लो कॉफी के बारे में बोल दिया कि सबसे ज्यादा कहाँ उगाए जाते हैं, और पहला ही ऑप्शन जो है उन्होंने आप लोगों के सामने दे दिया राजस्थान, ठीक है, या फिर आप लोगों को उत्तर प्रदेश दे दिया उसने ऑप्शन, तो मैक्सिमम कम से कम कॉमन सेंस इतना तो बोलते हैं कि आप लोग याद रखें कोस्टल एरिया में काफी लार्ज स्केल पर इसका काम किया जाता है, ठीक है। नहीं, कोस्टल एरिया में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर कोस्टल एरिया याद ना रहे तो इतना याद रखिएगा, जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है वहां पर ये उगाई जाती है, ठीक है। तो कोस्टल एरिया में बारिश होती है या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में बारिश होती है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप लोग ज्योग्राफिकल कंडीशन भी याद रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक था, पर आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी एक्सपोर्ट बढ़ा है तो बेसिक चीजें जो बैकग्राउंड की आप लोगों से पूछ ली जाती है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप लोगों को पता है तमिलनाडु में जल्लीकट्टू वाला इशू, उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी जाती है उन लोगों के द्वारा कि ये जल्लीकट्टू की वजह से ही यहाँ पर जो बैल है खासकर इस पर्टिकुलर ब्रीड के, वो यहाँ पर बचे हुए हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल जो है जल्लीकट्टू के फेस्टिवल में किया जाता है। तो इसी को पैटर्न में अगर आप लोग समझें, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ में कोरिलेट करके बताना, तो इससे क्या होता है, एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो इसका मतलब है कि दूसरी चीज़ की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। बिल्कुल उसी के साथ में कोरिलेट कर कर मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूँगा। यह है सस्टेनेबल श्रिम्प कल्टीवेशन, यानी कि एक तरीके से जो श्रिम्प यानी कि जो झींगे होते हैं उनका कल्टीवेशन किया जाएगा, इनकी उनकी पैदावार की जाएगी। किसके साथ में कनेक्ट करके, ये होगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, इनको रिस्टोर किया जाएगा। यानी कि एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करके चीज़ें बन जाती हैं और फिर चीज़ें अच्छी चलती हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एक टाइम था, मतलब कुछ इस तरीके के पैटर्न में मैं फॉलो किया करता था। जैसे मान लो मुझे कोई लेक्चर सुनना है, ठीक है, तो मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूँ किसी काम से, तो उस टाइम पे क्या किया, अपने कानों में अपना ठीक है वो लेक्चर सुनना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अपना जो जहाँ जा रहे हैं वैसे तो वो रास्ता यूटिलाइज नहीं हो रहा है, वैसे ही फालतू मतलब टाइम पास कर, या फिर अपनी कोई किताब रख ली, अपना कोई किताब पढ़ते हुए चले गए। पर कई बार ना गाड़ी में होते हैं तो हिलती रुलती है, तो उसकी वजह से मेट्रो में तो आराम से इंसान पढ़ लेता है बैठ के। तो इंसान एक काम कर रहा है उसके साथ में दूसरा काम भी कर सकते हैं। जैसे कई बार रनिंग करते करते बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये वीडियो देखते हैं, वो अपना कोई काम कर रहे हैं, जैसे रनिंग कर रहे हैं, बाहर घूमने चले गए, टहलने चले गए, या फिर अलग अलग तरीके से देखते हैं, तो एक काम के साथ में दूसरा काम भी हो जाता है। तो ये एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो झींगे हैं उनको इस्तेमाल करके मैंग्रोव यानी कि जो दलदली फॉरेस्ट है उनको रिस्टोर किया जाएगा। जिस किसी ने कभी मैंग्रोव नहीं देखे हैं, पहले तो आप लोगों को दलदली फॉरेस्ट दिखा दूं। बाकी ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो देख लेते हैं एक बार। ये कुछ इस तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा। श्रिम्प यानी कि जो झींगे होते हैं उनका कल्टीवेशन किया जाएगा कुछ ऐसे एरिया में जो कि दलदली फॉरेस्ट जहां पर पाए जाते हैं। तो दलदली फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं तो वो कोस्टल एरिया में आप लोग काफ़ी इंप्रूवमेंट करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो जैसे कि अगर आप लोग देखोगे कोस्टल एरिया कहाँ कहाँ पर दलदली फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो ये पिक्चर में कुछ नज़ारा आप लोगों को दिख रहा है। पिक्चर का नज़ारा छोड़िए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों का बड़ा ही प्यारा सा बन जाता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा दलदली फॉरेस्ट जो है वो हमारे देश में कहाँ पर पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल पर, यानी कि हमारे ईस्टर्न कोस्ट पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और फिर इसके जस्ट अपोजिट में जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हो गया गुजरात, यानी कि वेस्ट बंगाल पहले नंबर पर है और गुजरात दूसरे नंबर पर है। याद रखने के लिए जैसे मैं कई बार इसको जब भी याद रखा करता था तो कई बार क्या हुआ करता था, मैं बोलता था कि यहाँ पर है बेसिकली कौन, यहाँ पर है ममता बनर्जी जी और यहाँ पर है मोदी जी, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, यानी कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसे याद करने का एक तरीके से ना माइंड में पिक्चर तैयार हो जाती है। फिर इसके बाद में जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों को नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को अंडमान एंड निकोबार देखने को मिलेगा। इसी के पास में फिर थोड़ा सा आएंगे तो आप लोगों को आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, और उसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आप लोगों को उड़ीसा देखने को मिलेगा। तो ये क्या बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो पहला यहां पर हो गया बेसिकली वेस्ट बंगाल, फिर हो गया गुजरात, फिर अंडमान निकोबार, फिर आंध्र प्रदेश और फिर उड़ीसा। एटलीस्ट 5 ऐसे एरिया हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लिया जाता है। तो ये एरिया है जहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि खेती की जाती है। खासकर ये एक तरीके से श्रिम्प, जो एक तरीके बात की जा रही है कि श्रिम्प की कल्टीवेशन की जाएगी, पर इन सब पे नहीं, वो की जाएगी ओनली सुंदरवन वाले एरिया में। तो इससे रिलेटेड आप लोगों से बातें पूछी जा सकती हैं। तो सुंदरवन जो डेल्टा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर इंडिया। ये वो आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ साथ में
और इसी के साथ में यूनेस्को की ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है और रामसर साइट की भी यहाँ पर बातें की जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर बात करें तो इसके चलते क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये वो एरिया है जहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से कुछ भी आप लोगों से पूछा जाए तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। इस इनिशिएटिव से दोनों ही काम होंगे पैरेलल में। एक तो झींगे की खेती की जाएगी, क्योंकि झींगा जो है वो काफ़ी अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है, जिसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। पहली बार जब मैंने सुना था ना मैंने कहा झींगे भी खाए जाते हैं, ऐसा मेरा ना दिमाग भी ऐसा हो गया, मैंने कहा क्या यार कैसे खा लेते हैं लोग हैं। पर वो ये देखो, इसमें मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा जो नॉनवेज खाते हैं उनको, बस उन्हें एक थॉट आता है। ठीक है, एग वैग वगैरह इंसान खा लेता है, सुनता है कि ठीक है कुछ और खा ले, जैसे चाइना में सांप खा लिए। ठीक है, तो एक तरीके से वो कल्चर होती है वहाँ पे, जब सभी खा रहे हैं तो खा रहे हैं, तो वो एक तरीके से। पर मुझे नहीं, एक तरीके से जब सोचे ऐसे केकड़ा खा लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मतलब एक तरीके से, और आने वाले टाइम पे इनकी जो जरूरत भी पड़ेगी, जैसे ज़मीन कम होती जा रही है तो ये रिक्वायरमेंट रहेगी इनकी। तो सुंदरबन वाले एरिया में अगर यहाँ पर हम लोग श्रिम्प कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दें तो यहाँ पर फिर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर बचा पाएंगे। और इसी के लिए है SAIME, तो याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में देकर पूछ लेते हैं कई बार। तो सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो ये एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट रहेगा अभी वेस्ट बंगाल में। अगर यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देता है तो फिर दूसरे एरिया में भी इंप्लीमेंट करेंगे, जहाँ जहाँ पर आप लोगों को दलदली फॉरेस्ट यानी कि जंगल देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे दोनों ही काम हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर कल्टीवेट किया जाएगा एक तरीके से, जो यहाँ पर ये श्रिम्प की जो खेती है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये किसके द्वारा, देखिए ऐसा नहीं कोई हवा में कर देते हैं सारी चीज़ें, तो नेचर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ जो सोसाइटी है और इसी के साथ में जो ग्लोबल नेचर और कई सारे अदर हैं उनके द्वारा कन्विंस किया गया कि हाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हवाबाजी में यहाँ पर एक तरीके से बात कर देंगे कि हाँ ठीक है ऐसा कर लेते हैं। मैंग्रोव्स होते क्या हैं, ये आप लोगों को ट्री देखने को मिलेंगे और सर्ब यानी कि जो झाड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं वो देखने को मिलेंगे। और ये कंसीव्ड है। ठीक है, कंसीव्ड का मतलब है कल्पना, यानी कि एक तरीके से कल्पना करना। ठीक है, तो कल्पना करी उन्होंने और यहाँ पर इसी के साथ में कन्विंस भी किया लोगों को एक तरीके से कि हाँ ऐसा कुछ करते हैं। और फिर इसके बाद में यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। क्या करते हैं ये जो दलदली फॉरेस्ट कोस्टल एरिया में, जब भी कोई बाढ़ वगैरह आती है, कोई भी ऐसा एक तरीके से ना साइक्लोन वगैरह आता है, तो कोस्टल एरिया में काफ़ी सारा जो स्टॉर्म वगैरह कुछ आता है, तो उसको एक तरीके से जमीन की जो मिट्टी कटती है उसको रोकते हैं, क्योंकि पेड़ जो है उसकी जड़ें जकड़ कर रखती है मिट्टी को। ठीक है, उसी के साथ में इनका जो एक्सट्रीम वेदर होते हैं उनका इम्पैक्ट भी कम हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि कोस्टल एरिया में खासकर पेड़ पौधे इस तरीके के हम लोग को लगाते रहना चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, कहाँ पर चीज़ें स्टार्ट की जा रही हैं, कहाँ पर ये इससे रिलेटेड फॉरेस्ट वगैरह है, वो सारी बातें बता दी, मुद्दा क्या है और किस पर्टिकुलर जो खेती को करने की बात की जा रही है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके घर में हेड ऑफ द फैमिली कौन है, पापा, मम्मी, बाबा या दादी? आप कहोगे सर अंदर की बातें मत पूछा करो घर में लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, सारी हेड है चलिए मैं न्यूज़ बताता हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है हेड कौन है। ठीक है, ये बात करेंगे UIDAI के बारे में, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आधार कार्ड तो सबके पास में होगा ना, अक्सर कई सारे एक में दिन में बोलता है आधार कार्ड सबके पास में है, तो एक कह रहा है कि सर आधार कार्ड है तो पर पता नहीं मेरा कहाँ पड़ा हुआ है मैं थोड़ी मांग रहा हूँ यार आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड जो है अपने पास रखा करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को कम से कम उसका नंबर भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में हर जगह वो आप लोगों का इस्तेमाल होगा। कई सारे लोग जो हैं वो अक्सर साथ भी नहीं रखते हैं, फिर परेशान होते हैं। ठीक है, पेपर में ले जाना है वहाँ पे भूल गए, कहीं जा रहे हैं जहाँ पूछा जा रहा है वहाँ पे भूल गए, तो उसको साथ रखना होता है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं तो अपना फोटो वगैरह लेके उसका अपने पास में रखा करो। ठीक है, ऑनलाइन अपनी Gmail ID पे या फिर कहीं पर भी जो भी आप लोगों का तरीका है उसको सेव करके रखना चाहिए। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI, तो इसके द्वारा यहाँ पर UIDAI के द्वारा यहाँ पर एक रेजिडेंट फ्रेंडली फैसिलिटी अभी स्टार्ट की गई है, जिससे कि यहाँ पर अपडेट किया जाएगा जो एड्रेस है खासकर आधार कार्ड पर ऑनलाइन। तो कंसेंट जो होगा यहाँ पर वो हेड ऑफ द फैमिली, तो HOF से यहाँ पर कंसेंट होगा। तो ये होता क्या है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी आधार कार्ड के ऊपर, जैसे कि अगर आधार कार्ड है तो उस पर फोटो वगैरह चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो एक प्रोसीजर यहाँ पर देखने को मिलता था। चलो वो तो सही है, ताकि कल को कोई चेंज ना कर दे, गड़बड़ी ना कर दे आराम से, तो वो सही है कि वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है एड्रेस चेंज करना है। मान लीजिए आज की डेट में किसी इंसान को कहीं और जाकर रहना है, रेंट पे जाकर रहना है, और वहाँ पर उसको अपना बेसिकली अकाउंट वगैरह खुलवाना है, कोई और प्रोसीजर करना है, तो उसको बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर झेलनी पड़ती थी। तो इससे क्या रहेगा, एड्रेस एटलीस्ट जो है वो आसानी से चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है,
तो उसके चलते चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो उसी के चलते यहाँ पर कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराई है ताकि अगर कोई एड्रेस चेंज करना चाहता है तो आसानी से कर सके। तो इससे कई सारे जो रिलेटिव हैं कई बार उनके पास में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो इसके चलते फिर भी वो अपने एड्रेस को अपडेट कर पाएंगे अगर यहाँ पर कंसेंट मिल जाता है। ठीक है, तो UIDI जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी कैसी होती है? वैधानिक, यानी कि कानूनी, यानी कि जो कानून के द्वारा पास कर कर बनाई गई है। तो इसके तहत यहाँ पर आधार एक्ट लेकर आया गया। ये एक्ट ऐसा था जिसपे बहुत बवंडर भी मचा उस टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर जो एक्ट होता है उसको मनी बिल बनाकर पास कर दिया। मतलब क्या था? यानी कि पास मनी तरीके पास करने का आसान तरीका, क्योंकि मनी बिल में जब बात करते हैं तो राज्यसभा के हाथ में ज़्यादा पावर नहीं होती है। तो वहाँ पर इस तरीके से उसको मनी बिल बनाकर पास कर दिया गया, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये मनी बिल है ही नहीं है, फिर भी मनी बिल बना दिया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में यहाँ पर ये आता है। इसमें क्या होता है? आधार कार्ड में आप लोगों को पता है कि जहाँ पर आप लोग रहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, और आप लोगों की जो शरीर के आंकड़े हैं, यानी कि आप लोगों की आंखों की पुतली, हाथों की फिंगरप्रिंट, ठीक है, और क्या है, फेस स्कैन, समझ रहे हैं बिल्कुल ढांचा तैयार कर दिया जाता है। यानी कि इंसान का पूरा चौंकटा, इंसान का पूरा थोपड़ा जो है वो पूरा स्कैन कर दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, और डेटा जो है वो कहाँ पर स्टोर रहता है? तो इसके ऊपर स्टार लगा लेना। ये स्टेट के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेटाबेस है उसके अंदर देखने को मिलेगा। और 12 डिजिट दी गई है यहाँ पर, एक यूनिक नंबर, जिसके बेस पर उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। आज की डेट में सिम लेने जाओगे ना, आधार कार्ड बता देना और अंगूठा लगाते ही सारा ब्यौरा खुल के आ जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं, क्रिमिनल केसेस वगैरह, जिनको एक तरीके से पेंडिंग पड़े थे, और यहाँ पर ये ऐसे डेटा है जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है आज के डेट में जेलों के अंदर भी। तो उसके चलते भी कई सारी बातें थी। हालांकि कई सारे लोग ये बोले थे कि गलत है यहाँ पर इस तरीके से बिना कंसेंट के इस तरीके से डेटा को यूज़ करना, पर लेकिन सही है। ये चीज़ें जो हैं अभी यहाँ पर न्यूज़ में देखने को मिले, तो लोग अवेयर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है फंडामेंटल राइट तो आप लोगों का अधिकार बना हुआ है, बेसिकली प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। जब से KS पुत्तास्वामी केस आया था ना, ये 2017 में केस आया था, तब से लेके अब तक का बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए निकल कर, जिसमें खासकर लोगों के फंडामेंटल राइट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है, यानी कि और ज़्यादा ताकत मिली है। तो ये तब से लेकर यहाँ पर प्राइवेसी के नाम पर आप लोगों को पता है सेक्शन 377 के बारे में बात करें तो वो यहाँ पर हुआ। उसके चलते और भी, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें किन्नर समुदाय से रिलेटेड, तो नालसा जो जजमेंट है, बेसिकली नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो जजमेंट है यहाँ पर, तो उसमें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको थर्ड जेंडर के तौर पर क्रिएट किया गया। तो हालांकि ये बात का है, पर लेकिन फिर भी ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन के तौर पर भी आप लोगों से पूछी जाती हैं। तो बेसिक चीज़ है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज आना नहीं है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर जब भी कहीं हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट होते हैं, हम लोग चुने जाते हैं, तो ये हमारे देश के लिए काफ़ी गर्व की बात होती है। तो ऐसा ही एक यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने न्यूज़ निकल कर आ रही है एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन के बारे में। तो हमारे देश के जो पर्सन है वो एज ए लीडर के तौर पर यहाँ पर चुने गए हैं। तो इनके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा ताकि चीज़ें जो हैं आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। ये जो पर्टिकुलर है यहाँ पर इंडिया जो है वो यहाँ पर लीडरशिप ले रही है एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन की। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम क्या है? तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन भी लिखा है। भारतीय जो डाक है उसने यहाँ पर इनको कि 1 जनवरी से 4 साल के लिए, तो यहाँ पर डॉक्टर जो विनय प्रकाश सिंह है, ये आज की डेट में क्या बन चुके हैं? ये बन चुके हैं यहाँ पर बेसिकली इसके चेयरपर्सन। ठीक है, तो यानी कि जो यहाँ पर एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन है, अब यहाँ पर उसके चेयरपर्सन हमारे देश की पर्सनैलिटी है। जो शब्द यहाँ पर लिखा है वो है एशिया एंड पैसिफिक। तो जब भी कोई आर्टिकल आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों का माइंड ना क्वेश्चनिंग होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने आर्टिकल पढ़ा तो आप लोगों ने अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको पूछो या फिर जाकर सर्च करो। कई सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं उनको शर्म आती है कि हाँ यार कोई पूछ लेंगे तो यार ये क्वेश्चन को सब क्या बोलेंगे। कभी शर्म नहीं करनी यार। एक बच्चा जो है वो बोल रहा है कि सर पहली बार मैंने आज वीडियो के नीचे कमेंट किया है और मैं पिछले 2 साल से वीडियो देख रहा हूँ। मैं सरप्राइज था ये बात सुन के। मतलब 2 साल से वीडियो देख रहा है, पहली बार वीडियो के नीचे कमेंट कर रहा है। समझ रहे हैं रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इंसान के अंदर हेजिटेशन होती है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एशिया और पैसिफिक की बात की जा रही है। तो एशिया रीजन आप लोगों को पता ही है जहाँ पर हमारा देश भी है, और पैसिफिक रीजन आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। जब हम लोग इंडो पैसिफिक की बात करते हैं ना तो इंडियन ओशन आ जाता है और इधर आ जाता है पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो एशिया पैसिफिक की बात करें तो आप लोगों को ये वाला रीजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस रीजन में जो यहाँ पर ये पोस्टल यूनियन है इसके हेड जो है हमारे देश की पर्सनैलिटी बनी है और 4 साल के लिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सेक्रेटरी जनरल जो है उसका चार्ज यहाँ पर लिया गया है। इसके अंदर में टोटल कितने मेंबर हैं? तो 32 मेंबर आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
उसी के साथ में इसका बेसिक रोल यहाँ पर ये रहता है कि कैसे कोऑपरेट करना है पोस्टल जो यहाँ पर सर्विस के फील्ड में। एक बात आप लोगों को बता दूं, ये भी आप लोगों के लिए गर्व की बात होगी, दुनिया में हमारे देश में पोस्टल यानी कि जो बेसिकली यहाँ पर ये जो डाकखाने होते हैं उनका सबसे बड़ा नेटवर्क अगर किसी देश में है तो वो हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। किसके द्वारा पोस्टल सर्विस जो है वो हमारे देश में स्टार्ट की गई थी, अगर अंग्रेजों के टाइम की मैं आप लोगों से बात करूं तो उस इंसान का नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखता हूं कौन कौन बता पाता है। हिस्ट्री कैसे पढ़ रहे हो, ठीक ठाक चल रही है चीज़ें, मतलब थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हो, बताना। ठीक है, ओनली जो रिस्ट्रिक्टेड है यूनियन ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल इन द रीजन, जो यहाँ पर स्पेशलाइज एजेंसी है यहाँ पर यूएन की, यानी कि ये एशिया पैसिफिक में है और यहाँ पर स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की, और बैंकॉक में थाईलैंड के अंदर में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज होगी इसके बारे में। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होगी, एरिया कैसा है, हमारे देश के इंसानों को चुना गया है और पीआईबी ने इसको कवर किया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज आना नहीं है। तो पर्सन इन न्यूज में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं यहाँ से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। ओके, कई बार कुछ न्यूज़ ऐसी रहती हैं जो कि जैसे एक बार तो वो बड़ी न्यूज़ में कवर हो जाती हैं, ठीक है, फिर भी मैं छोटी न्यूज़ में भी उसको कवर कर देता हूं ताकि एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाए और आप लोग चीज़ें याद भी रखें। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो कि पीएमआई है, ये 13 ईयर में हाईएस्ट अभी देखने को मिला था दिसंबर के महीने में, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया था। मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी है वो बेसिकली देश के अंदर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये बढ़ती है तो इसका मतलब है कि आत्मनिर्भर हो रही हैं चीज़ें, तो भारत के अंदर में चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब सही डायरेक्शन में चल रही हैं। अगर बात करें जो स्टैंडर्ड एंड पुअर है ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, तो इसके द्वारा यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें हाईएस्ट आउटपुट देखने को मिला सिंस फरवरी 2021 से, तो ये काफ़ी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। पीएमआई जो है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर है यहाँ पर कहीं ना कहीं, जो कि मंथली सर्वे किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के बारे में यहाँ पर ये बताता है, और 100 नंबर होते हैं यहाँ पर, जिसमें 100 नंबर रहते हैं 1 से लेकर बेसिकली 100 तक का, उसमें 50 मिड का लिया जाता है। 50 से ऊपर अगर जा रहा है तो एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि इकोनॉमी अच्छी जा रही है। 50 के नीचे आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि इकोनॉमी जो है वो खराब हो रही है। तो इस तरीके से इंडिकेटर को चेक किया जाता है। पीएमआई जो है पब्लिश किया जाता है यहाँ पर एक तरीके से, यहाँ पर पीएमआई जो पब्लिश किया जाता है जापान फर्म जो यहाँ पर निक्की, बट कंपाइल किया जाता है यहाँ पर ये मार्केट इकोनॉमी के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। हिंदी में भी सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई सारे बच्चे बोले सर हिंदी में भी नोट्स मिलते हैं क्या? हाँ, नोट्स जो हैं वो दोनों में मिलते हैं, टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है जो आप लोग याद रखिएगा। नेशनल लेवल की 1 न्यूज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुछ न्यूज़ जो कि आप लोग याद रखिएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि रिलीजन, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में अगर कन्वर्ट हो रहा है कोई इंसान तो हर टाइम वो इलीगल नहीं होता है। अभी क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे शोर मच गया कि इलीगली लोगों को एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में उनको बेसिकली क्या किया जा रहा है, उनको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, यानी कि एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में फोर्सफुली उनको बेसिकली कन्वर्ट किया जा रहा है। तो अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जब ये बातें पहुंची तो सबसे पहली बात तो यह कि याद रखिएगा कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है। उस फंडामेंटल राइट के अंदर में जब आप लोग जाएंगे तो 12 से लेके 35 तक वहां पर अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल है। उन अनुच्छेद के अंदर में जब आप लोग जाकर झांकोगे तो वहां पर 25 से लेके 28 तक का आप लोग को फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो 25, 26, 27, 28 तो टोटल मिला के 4 आर्टिकल है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये आप लोगों को अधिकार देते हैं कि आप लोग अपना रिलीजन अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं और कोई फोर्सफुली आप लोगों के रिलीजन को कन्वर्ट नहीं करा सकता है, पर स्वेच्छा से अगर चाहें तो किसी भी रिलीजन में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों की इच्छा होगी, कोई किसी का कोई दबाव नहीं होगा। पर लेकिन ये माना गया कि बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको आज की डेट में ये लोक लुभावन वाली चीज़ें बता कर कि जॉब देंगे, तुमको पैसा मिलेगा, सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, उसको अपने रिलीजन में कन्वर्ट कराने की भी बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होगी जो कि आप लोग समझ सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को पता है कि हमारे पास में G20 की प्रेसिडेंसी है। देखिए अभी बता दूं आप लोगों को, कतर में अभी आप लोगों ने फीफा का वर्ल्ड कप देखा। ठीक है, जब से कतर में फीफा का वर्ल्ड कप हुआ तब से लेके सऊदी अरेबिया को एक तरीके से ना, वो नहीं कहते कि चूरने हो गए, मतलब एक तरीके से सऊदी अरेबिया को मिर्ची लग गई। तो क्या हुआ बेसिकली, उसको ये हुआ कि अब हम भी अपनी कंट्री के अंदर में फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कंडक्ट कराएंगे। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में सऊदी अरेबिया जो है वो इसके लिए बिड करेगा यानी कि बोली लगाएगा, और एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि या तो वो बेसिकली हो सकता है, मतलब कि 36 में आई थिंक बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है,
36 में या फिर वो मतलब 32 पता नहीं कब होगा, तो आने वाले टाइम में वो बिड करेगा उसके लिए। तो उसी के लिए उन्होंने क्या किया, रोनाल्डो को बेसिकली अपनी पाले में लाकर मिला लिया। यानी कि रोनाल्डो को आज तक की जो डील दी है ना, वो अब तक की दुनिया में सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। लगभग वो जो डील है 20,000 करोड़ के करीब की डील है वो, समझ रहे हैं आप लोग। इसमें 2-2.5 यूनिकॉर्न बन जाएंगे जितनी डील यहाँ पर ये देखने को मिल रही है। तो वो डील जो हुई है तो उसकी वजह से कि उनको लगा कि कतर में जब फीफा का वर्ल्ड कप हुआ तो कतर का स्टेटस बढ़ गया है, ठीक है, और सऊदी अरेबिया चाहेगा नहीं कि उसके ज़्यादा कोई स्टेटस किसी का बढ़े। तो इसी तरीके से समझ सकते हैं जहाँ पे भी इंटरनेशनल कोई इवेंट होता है तो उस कंट्री का स्टेटस बढ़ जाता है। तो G20 जब हमारे देश में बोली कि हमारे देश में अब की बार G20 की मीटिंग होगी, तो तब से लेकर G20 को बहुत ही शानदार तरीके से बुनाने की कोशिश की जा रही है देश के द्वारा। और ये काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि अगर इसको अच्छे से, क्योंकि इसके बेस पर देश, आप लोग खुद सोचो कि दुनिया के 20 बड़े बड़े एरिया के जो लोग हैं वो हमारे देश में आएंगे, हमारे देश में बैठेंगे, हमारे देश में मीटिंग होगी, हमारी कल्चर के बारे में जानेंगे। तो इससे अंदाजा आप लोग लगाइए कितना बड़ा ये इवेंट होता है, ठीक है। तो G20 की मीटिंग अगर सक्सेसफुल हमारे देश में जैसी कंप्लीट होती है, वैसे ही आने वाले टाइम में हम लोग ओलंपिक के लिए बिड लगा रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ से हमारा स्टेटस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ है। नेक्स्ट यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि जनरल साइंस में पूछ ली जाती है। इनवर्टिब्रेट सर्वे आप लोगों को देखने को मिलेगा तिरुवनंतपुरम, जो यहाँ पर कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम वाइल्ड लाइफ डिवीजन। तो ये तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है, केरला के अंदर में, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर इनवर्टिब्रेट क्या होता है, पहले वर्टिब्रेट बताइए क्या होते हैं। वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके रीढ़ की हड्डी होती है। ऐसे वर्टिब्रेट जिनको छोड़ दिया जाए बाकी के सब इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए लायन हो गया, शेर, ठीक है। तो क्या हो गया, वो एक तरीके का वर्टिब्रेट हो गया जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। बेसिकली आप लोग ये बोल सकते हैं, स्पाइनल कोड नहीं होती है, तो स्पाइनल कोड वाले वर्टिब्रेट होते हैं, और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उसको इनवर्टिब्रेट आप लोग बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इनवर्टिब्रेट जो है वो एक इसेंशियल, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक तरीके से, जो इनवर्टिब्रेट इज एन, जो एक सर्वाइव करने के लिए यहाँ पर, तो इनके कंजर्वेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो उसके चलते यहाँ पर ये अभी न्यूज़ में है। तो डेफिनेशन ये है कि जिनकी स्पाइन होती है तो उनको वर्टिब्रेट बोलते हैं, और जिनकी नहीं होती है उनको इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। तो उसके रिलेटेड यहाँ पर मीटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि आज के लिए बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। कैप्टन शिवा चौहान, नाम में शिवा है, तो यहाँ पर जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं सैल्यूट करने वाली बात है यहाँ पर। ये नॉर्मली क्या होता है, देखिए सोसाइटी में ना लड़कियों को लीडर के तौर पर हम लोग नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर पहली महिला बन गई है जिनको एक 0 डिग्री नेगेटिव में, बोलिए 0 तो क्या बोला, नेगेटिव में भी आप लोगों को यहाँ पर टेम्परेचर देखने को मिल जाता है, काफ़ी ह्यूज नेगेटिव में टेम्परेचर जाता है। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली फर्स्ट महिला बन गई है जिनको यहाँ पर पोस्टिंग दी गई है, ठीक है। आप लोग ऐसे कई बार पर्सनैलिटी का नाम जानते हैं कि अच्छा ये देश की पहली महिला है जो आईपीएस ऑफिसर बनी। बताइए कौन बनी देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, और देश की पहली महिला आईएएस ऑफिसर कौन थी, बताइए। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कोई फर्स्ट टाइम किसी पोस्ट पर जाता है तो उसको रिकॉग्नाइज कहते हैं, क्योंकि ऐसा आपसे पहले नहीं हुआ है कि वुमेन को ये मानते हैं कि वुमेन जो है वो वहाँ पर एक तरीके से ना कॉम्बैक्ट वाले लाइन की लड़ाई वाले रोल में कैसे सर्वाइव कर पाएगी। जो महिला इंसान को पैदा कर सकती है वो महिला कुछ भी कर सकती है, ये आप लोग बात ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, कई सारे आप लोगों ने से निर्भया केस, ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर कई सारे नेगेटिव एक तरीके से ना भ्रम हो जाता है सोसाइटी के अंदर में, तो उनको भी तोड़ती हुई ये नजर आएंगी यहाँ पर। तो जो कुमार पोस्ट है यहाँ पर सीएचएन के अंदर में, तो वहाँ पर इनको डिप्लॉय किया गया है। तो ये एक तरीके सैल्यूट है यहाँ पर, इस तरीके से जो देश की बेटियाँ जो है आगे निकल कर आ रही है। पर लेकिन देश में जब घटनाएं घटती हैं तो उससे नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है कहीं ना कहीं माइंडसेट पे, तो जरूरी है साथ में लेकर चलना, ठीक है। हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट से बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात बोली कि जो भी HIV पॉजिटिव पर्सन है उनको इंश्योर करो फ्री में फूड और ट्रीटमेंट प्रोवाइड आप लोगों को कराना है। क्योंकि क्या होता है, जब HIV जैसी कोई बीमारी होती है तो घर वाले भी डिस्टेंस बनाने लगते हैं, और तो दूर की बात है तो बाहर वाले किसी को पता चल जाए तो बस ये लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। तो इसलिए जरूरी है कि कम से कम उस टाइम पर गवर्नमेंट जो है उनका साथ ना छोड़े, समाज में तो जो जो कर रहा है और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाए कि HIV कोई ऐसी बीमारी नहीं कि छुआछूत की बीमारी है, कि एक तरीके से इंसान को छूओगे तो लग जाएगी, कम्युनिकेबल डिजीज है। नहीं, ये ऐसी बीमारी जिसको होगी उसी को रहेगी। कोरोना थोड़ी ना कि तुम सांस लोगे तो तुम्हारे लग जाएगी, 2 फुट के डिस्टेंस बना के रखो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कभी भी गलत ट्रीट नहीं करना है, अगर किसी को ट्रीटमेंट एक तरीके से गलत एक तरीके से इंसान को फील नहीं कराना है, ठीक है। जो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं यहाँ पर, उनके द्वारा 18वां नेशनल स्काउट गाइड जो यहाँ पर, ये अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर आप लोग बोल सकते हैं एक फंक्शन था, उसको इनोग्रेट किया गया। कहाँ पर, यह जम्बोर इन राजस्थान के अंदर में।
स्काउट गाइड में आप लोगों ने कभी पार्टिसिपेट किया है? मुझे याद है स्कूल में आए थे एक बार, मतलब कि एक तरह से ना कुछ कैंप वगैरह लगाते हैं जब, तो उस टाइम पर हम लोगों ने भी वो ना गले में वो डालते हैं, स्कार्फ सा डालते हैं वो, फिर उसको वो सारी चीज़ें मतलब हम लोगों ने भी की थी। काफ़ी अच्छा लगा था उस टाइम पर, काफ़ी मज़ा आया था। तो ये एक तरीके से जो एक बच्चों को जागरूक करना, उनको बहुत सारी चीज़ सिखाना, तो बहुत ही अच्छा रहता है। ऐसी एक्टिविटीज़ स्कूल में होती रहनी चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो वर्चुअली उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया एक ब्रिज, कहाँ पर, चेनाब रिवर के अंदर, जम्मू जो डिवीजन के अंदर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया, तो हल्का सा याद रखिएगा, चेनाब रिवर के ऊपर, ठीक है। इकोनॉमी के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो बोला यह जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज नहीं किया जाएगा। जो जनरल प्रोविडेंट फंड होता है और जो सिमिलर काइंड ऑफ जो फंड होते हैं वो 7.1 रखा जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये बातें बताई गई है। इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा एक डील साइन की गई है जिसमें लोन मिलेगा यहाँ पर, एग्रीमेंट, ढांचागत विकास को डेवलप करने के लिए, ठीक है। अभी डिस्कस किया था कि तमिलनाडु वाले एरिया में भी यहाँ पर इन चीज़ों को डेवलप करने की बात की जा रही है, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में कुछ बातें करूंगा। गूगल ने अभी यहाँ पर बोला है कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वो जो है वो आज के डेट में मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है कि मैंने कुछ ऐसी हरकतें की है कि एक तरीके से एंड्रॉयड जो सिस्टम है उसको लेकर। तो यहाँ पर बेसिकली वो कुछ नहीं कर रहा है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वो यूरोपियन यूनियन की जो रूलिंग है उसका कुछ पार्ट उठा के ले आया कॉपी करके, और वही हमारे ऊपर चेप रहा है। यानी कि चाहे यूरोपियन यूनियन की रूलिंग हो, चाहे कोई चेप रहा हो, मतलब कहने का तो सीधा सीधा ही हो गया ना कि यूरोपियन यूनियन के अंदर भी आप लोगों ने कुछ गड़बड़ करी है, तो जब वो तुम्हारे ऊपर वो प्रतिबंध लगा सकती है तो फिर भाई साहब हमारा कंपटीशन कमीशन क्यों नहीं लगा सकता। तो इनका जो ये एलिगेशन था ये रद्द कर दिया गया है, और अब यहाँ पर इनके ऊपर आरोप जो है वो कंटिन्यू है, इनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या होता है, कोई नया फोन लेकर आओ आप लोग, ठीक है, उसमें यूट्यूब जो है वो इनबिल्ट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। जो भी यहाँ पर इनकी चीज़ें हैं, कई बार व्हाट्सएप भी आप लोगों को बस नंबर डालना होता है, उसका आइकन मिलेगा आप लोगों को। इन्हीं का सारा सिस्टम यूज़ किया था। क्यों भाई, फोन आया, फोन खरीदा है हम लोगों ने इनको थोड़ा ना पैसे दिए एक तरीके से कि तुम जो है अपना सारा सामान डाल के दे रहे हो। हमको तो नहीं यूज़ करना भाई तुम्हारा व्हाट्सएप, हमको तो टेलीग्राम यूज़ करना है, हमको तो नहीं यूज़ करना फेसबुक वगैरह, हमको तो इंस्टाग्राम यूज़ करना है। इंस्टाग्राम यूज़ मत करना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे, अरे इंस्टाग्राम को बेसिकली क्या करो, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो इंस्टाग्राम जैसी चीज़ों पर। अगर कोई काम की चीज़ें हैं तो ही इस्तेमाल करो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर जो कि आप लोगों का मन भी डाइवर्ट करेंगी। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इंस्टाग्राम यार देखो सही है, आप लोगों के अंदर कंट्रोल है चीज़ों को लेकर, तो थोड़ा बहुत इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो इन चीज़ों को, पर वहाँ पर कुछ एजुकेशनल चीज़ें ज़्यादा मिलती नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। फोटो वोटो है तो हाँ, एक आधी फोटो मैं भी डाल देता हूँ, त्यौहार वगैरह होता है ताकि इंगेजमेंट बनी रहे, कई सारे बच्चे कहते हैं इंस्टाग्राम पे। पर हाँ वही है, अगर आप लोगों को लगता है कि देखो सारी चीज़ें, कोई चीज़ अच्छी और बुरी नहीं होती है, फ़ोन भी खतरनाक है, फ़ोन भी अच्छा और बुरे की काउंट में जब करोगे आप लोग, अगर आप लोग चीज़ों को कंट्रोल में यूज़ कर पा रहे हो तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, और वरना तो आप लोग बोल सकते हैं कि अच्छे से अच्छी चीज़ भी बुरी लगने लगती है। अगर पानी है, अतकी से ज़्यादा पिएगा इंसान तो उसी पानी से मर भी सकता है इंसान, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर एक चीज़ में बैलेंस होना जरूरी है। तो चीज़ें बुरी नहीं होती, हमारी आदतें बुरी होती हैं, जब हमको लत लग जाती हैं तो उससे पीछे छुड़ाना है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा विंडफॉल टैक्स जो है वो क्रूड ऑयल पे और एक्सपोर्ट ऑफ द डीजल और इसी के साथ में जो एयर ट्रैफिक जो फ्यूल है उसके ऊपर यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। विंडफॉल टैक्स क्या होता है, बेसिकली जब आप लोगों को एक तरीके से ना बहुत ही ज़्यादा गेन होने लगे, जैसे मार्केट में प्राइस जो था वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कम हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से जो तेल बनाने वाली कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पर उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। जैसे नहीं, ऐसे मान लो आप लोग आज के डेट में कोरोना की दवाई जो है वो दबाकर कंपनियों के द्वारा बेची गई, तो उस टाइम पर कंपनियों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट सोचती है कि थोड़ा सा हम भी ले लें यहाँ से कुछ हिस्सा अपना, ताकि जनता के वेलफेयर के लिए कुछ कर सके, तो उस कैटेगरी में आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। इंडिया के द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, कि अभी फिलहाल जो है चाइना जो है कई सारी हरकतें करता हुआ नजर आता है, तो इंडिया ने स्टार्ट कर दिया प्रूव करनी। तो सर्किट बोर्ड डंपिंग बाय द चाइना एंड हांगकांग। देखिए डंपिंग का मतलब क्या होता है, डंपिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई सामान हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और वो लाकर किसी के ऊपर डाल दें, ठीक है, तो एक तरीके से वहां पर इतने सस्ते में बेच दें उसको ले जाकर कि जितनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी नहीं लग रही है, कि हमारे यहाँ पड़ा पड़ा बेकार हो रहा है, क्यों ना बेच दे इसको ले जाकर। तो वैसे तो ये अच्छा होता है जनता के लिए, क्योंकि काफ़ी सस्ता सस्ता सामान मिल जाता है, पर लेकिन ये कई बार गलत हरकतें की जाती है देश के द्वारा सामने वाले की देश की इकोनॉमी को खराब करने के लिए। पता चला पहले तो डंप कर दिया सारे सर्किट वगैरह ला के इन्होंने दबाकर, पर उसके बाद में क्या किया, जब हमारे देश में बनाने वाली कंपनियां, उनकी कहानी खराब हो गई, क्योंकि उनको कोई खरीदेगा नहीं, सब सस्ते सस्ते खरीदेंगे, तो कल को चलकर फिर अपना क्या करे, अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाकर मार्केट में आ जाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है खत्म हो गया है। तो डंपिंग जो है वो गलत इस्तेमाल माना जाता है यहाँ पर, और इसको रोका जा सकता है।
है, इसके लिए टूल भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और जो एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर जो एक नहीं पर्टिकुलर अगर बात करें, WTO वगैरह भी यहाँ पर इसके लिए एक तरीके से टूल देता है कि ताकि इसको टैकल किया जा सके। ठीक है, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिको और स्विट्जरलैंड रिप्लेस करेंगे इंडिया, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको, नॉर्वे UN सेक्रेटरी काउंसिल के अंदर में। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूएसए जो है वो अभी यहाँ पर बात की जा रही है, यूएसए के द्वारा फर्स्ट जो यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन, तो ये अभी रिसेंटली यहाँ पर न्यूज़ में आ गया है। इनके द्वारा मर्डर किया गया था, तो उसी के आरोप में यहाँ पर इनका एग्जीक्यूशन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो समझ सकते हैं यहाँ पर फांसी की सज़ा जो है वो ज़रूरी है कई बार लोगों के अंदर में डिटरेंस क्रिएट करने के लिए, तो ये भी सही है, पर लेकिन डिटरेंस इतना भी नहीं होना चाहिए कि पता चला उसकी वजह से वो फिर अलग ही लेवल पे पहुंच जाए चीज़ें। यानी कि अभी यहाँ पर ऐसी भी बातें बोली गई थी कुछ कमिटीज़ के द्वारा कि अभी क्या हुआ कि जैसे छोटे बच्चे के साथ में कोई छेड़खानी कर रहा है, उसको बोला कि सीधी फांसी की सज़ा दे दो। ठीक है, तो इसके चलते क्या करा कि छोटे बच्चा उसके छेड़खानी करी, इससे पहले कि छोटा बच्चा किसी को जाके बताए तो छोटे बच्चे को गला घोट के मार दिया। ठीक है, तो ऐसी भी हरकतें देखने को मिल रही है। तो कभी कभी ज़्यादा डिटरेंस क्रिएट करना भी हानिकारक हो जाता है उस इंसान के साथ में जिसके साथ में दुर्घटना घट रही होती है, क्योंकि सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है इंसान के द्वारा फिर। ठीक है, साउथ कोरिया के द्वारा फाइन लगाया टेस्ला के ऊपर, यहाँ पर कितना 2.2 मिलियन, किसकी कंपनी है? इलोन मस्क की कंपनी है। क्यों लगाया? क्योंकि बढ़ा चढ़ा के बातें बोल रहे थे, जो थे चीज़ें वो थी नहीं, कुछ और ही बोला जा रहा है। ऐसे नहीं, हमारी जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, पर पता चला पोल्यूशन फैला रहा है दबा के, तो वाली चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ों को एग्जेजरेट करके जब बताया जाता है तो उसके चलते यहाँ पर उनके ऊपर फाइन जो है वो टांग दिया गया है। ठीक है, जापान जो है वो प्लान कर रहा है बूस्ट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट। देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। जापान के अंदर में पता है क्या चल रहा है? जापान के अंदर में आज के डेट में एक कंडीशन बनी हुई है कि जापान की जो पॉपुलेशन है ना वो कैपिटल में बहुत आसपास वाले रीजन में बहुत ज़्यादा रहती है, तो उनको दूर भगाने के लिए वहाँ से 1 मिलियन इनकी करेंसी जो है वो येन वो दी जा रही है। पहले ये 3 लाख के करीब देते थे, अभी 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के करीब यहाँ पर दे रहे हैं। पर लेकिन जो लोग सिटी की लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, क्या वो उसको छोड़कर दूर जाएगा? तो बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल जो पैसा है ओनली वो काफ़ी नहीं होगा आप लोगों के लिए, आप लोग कुछ और भी एफर्ट डालने पड़ेंगे। जापान में पॉपुलेशन जो है वो बूढ़ी हो रही है आज के डेट में, बहुत बुरी कंडीशन है जापान के अंदर आज के डेट में बात करो आप लोग। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि यंग पॉपुलेशन के ऊपर फोकस दिया जाए और गांव में ले जाकर बसाने की बात यहाँ पर की जाती है। तो कौन बसेगा गांव में जाकर, तो ये भी मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि जब एक बार सिटी की चकाचौंध इंसान देख लेता है तो अक्सर जाकर गाँव में उसके पैर नहीं टेकते। आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, सुनकर हैरानी होगी, इंडिया के अंदर से जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं अगर वो थोड़े से भी ठीक से सेटल हो जाते हैं तो 80% लोग जो हैं वो देश के अंदर वापस आते ही नहीं है। ये बातें आप लोग ऐसे फैक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह कि बाहर जाने के बाद में इंसान को इतनी फैसिलिटीज़ मिलती है, उसको लगता है कि यार इंडिया में जाके करना ही क्या है। वो अलग चीज़ है कि देश का प्यार किसी के अंदर है तो वो आ जाता है, वरना मैक्सिमम लोग जो है वो भाग जाते हैं। अभी बहुत सारे लोग देश की सिटीजनशिप छोड़कर भाग रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। कई सारे देश तो ऐसे हैं जैसे कनाडा, उन्होंने क्या किया कि बाहर वाले लोगों को घर खरीदने से ही मना कर दिया कि वो घर नहीं खरीद सकते हैं। इतनी तादाद में लोग जाकर वहाँ पर बस रहे थे और अपने घर वगैरह बना रहे थे, क्योंकि उनके खुद के लोगों के लिए वहाँ पर जगह की जो है वो कमी पड़ने लगी। पर कनाडा इतना बड़ा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा जमीन की जगह कैसे कमी पड़ने लगी। चलिए जो भी है उनके द्वारा अभी ये डिसीजन लिया गया। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, याद रखिएगा। आगे यहाँ पर BCCI के द्वारा अभी यहाँ पर ऑपरेट किया जा रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे, पर्सनली दिल से अच्छी लगी कि लड़कों के लिए IPL आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो महिलाओं के लिए भी IPL आ रहा है यहाँ पर। तो वुमेन के लिए नेक्स्ट लेवल की अपॉर्चुनिटी आप लोग इसको बोल सकते हो। जैसे पहले महिलाओं को NDA CDS के अंदर में एंट्री नहीं मिलती थी, तो अभी वो स्टार्ट की गई, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट के अंदर में होती है, तो सौराष्ट्र के जो कैप्टन है जिनका नाम है जयदेव, ठीक है, तो इनके द्वारा फर्स्ट बॉलर है जिनके द्वारा यहाँ पर हैट्रिक मारी गई फर्स्ट ओवर में ही, लेकिन जाते ही सामने वाली टीम बिखेर दी ठीक है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ जिनसे डायरेक्ट वनडे टाइप के क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये जो भी एग्जाम होते हैं आप लोग के उनमें क्वेश्चन बनते हैं वनडे टाइप के एग्जाम, जैसे कि प्रीलिम्स हो गया, ठीक है, या फिर आप लोग के जो भी स्टेट पीसीएस के हो गए, तो वहाँ पर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। बैंकिंग के अंदर आप लोग जैसे RBI का पेपर देते हो या फिर इसके अलावा आप लोग SBI PO वगैरह के ये पेपर देते हो, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। अब है आप लोगों के सामने क्या है, ये है बेसिकली कौन बनेगा छोटू करोड़पति। तो देखता हूं कौन से आंसर देता है, और यहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन हुआ है जो टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग अच्छे से आंसर दोगे। तो मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क जो नेम है जिसका यहां पर क्या है, उसका नाम है उत्कर्ष 2.0। तो किसके द्वारा लॉन्च यहां पर किया गया? NASA, RBI, DRDO, SEBI। मैंने डिस्कस किया था काफी अच्छे से।
बात की जा रही है मल्टीनेशनल कंपनी फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, तो उसका इनिशिएटिव फेसबुक, अमेजन, नोकिया या फिर आईबीएम, किसका है ये क्वेश्चन का आप लोग बताना है। देखता हूं कौन से आंसर देता है। इसी के साथ में अगर यहां पर बात की जाए भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो BHIM भीम ऐप जो है वो डेवलप किया गया है किसके द्वारा, फाइनेंस, एनपीसीआई, यूपीएससी इसी के साथ में यहां पर नेस्कॉम, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है बेसिकली वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिज, तो यहां पर चेस टाइटल जो है वो किसके द्वारा जीता गया है, विश्वनाथ आनंद, मैग्सन कार्लसन, इसी के साथ में गैरी कैस्प्रोव है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर दिन का नाम है हरिका द्रोणावल्ली, ठीक है। तो किसके द्वारा जीता गया है, सही नाम आप लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार पूछ ले आते हैं, ठीक है। एक सी सेट का क्वेश्चन है, इसको वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर लेना और फिर उसके बाद में देखते हैं। अच्छे से अटेम्प्ट किया करो, एक एक क्वेश्चन भी डेली करोगे तो जिंदगी में जो है बाहर बनी रहेगी, ठीक है। तब तक मैं रिवर बताता हूं। रिवर का नाम है यहाँ पर नाइपर, ठीक है। डी साइलेंट है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर इसको बेसिकली नीप्रो बोलेंगे, नाइपर क्या नीप्रो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डी साइलेंट हो जाएगा और NIPRO, ठीक है। तो नीप्रो रिवर हो जाएगा यहाँ पर ये। तो ये जो नीप्रो रिवर है ये कहाँ से कहाँ तक आप लोगों को देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये यूक्रेन से कनेक्टेड रिवर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो न्यूज़ में आ रखी हैं। तो कल को चलकर ऐसी रिवर के बारे में पूछ जाए तो कन्फ्यूज आना आप लोगों को नहीं है। ये जो रिवर है 2201 किलोमीटर की लंबाई की आप लोगों को यहाँ पर ये रिवर देखने को मिलेगी और यूक्रेन से रिलेटेड है, तो इसलिए याद रखेगा इसको। इस पिक्चर में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेलारूस हो गया, यहाँ पर यूक्रेन हो गया, ऊपर मॉस्को यानी कि रशिया हो गया। तो यहाँ से आते हुए ब्लैक सी के साथ में कनेक्टेड आप लोग यहाँ पर नजर आएगी। तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं। वो तो पूछेंगे नहीं कि पुतिन और जेलेंस्की जो है वो किस महीने से लड़ने स्टार्ट किए थे और कब से लड़ रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा ऐसा। ज्योग्राफिकल लोकेशन, स्टेट की बाउंड्रीज वगैरह, ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो कन्फ्यूजियाना नहीं है, पता रहेगा तो आप लोग अच्छे से आंसर कर पाएंगे, ठीक है। आइए अब आप लोगों को अंग्रेज बनाते हैं। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए हैं। एक बच्चा कह रहा है सर में दर्द है अंग्रेजी कोई बात ना भाई, सीख ले थोड़ी सी यार, है काम की लैंग्वेज है। कहीं घूमने जाओगे तो पूरी दुनिया में घूम ली, एक लैंग्वेज सीख के है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यार ये सेक्शन, खासकर जो आप लोग इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे, अंडरस्टैंडिंग इसी के साथ में लिखना और बोलना सब में फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो एक एक शब्द सीखते हैं, इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करो, आराम आराम से सीखते हैं जैसे बच्चा इंग्लिश सीखता है, ठीक है। तो उनको रटना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करोगे तो आप लोगों को चीज़ें जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। पहला शब्द जो है इंग्लिश कैसी है, वो है डिट्राइटस यानी कि बेकार, ठीक है इंग्लिश कैसी है, वो है डेब्री यानी कि वेस्ट मतलब एक तरीके से शब्द याद रखने के लिए रख लेना, जिसको समझ में नहीं आती इंग्लिश के बारे में कैसी है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा शब्द यहाँ पर हो गया। इंग्लिश नहीं सीखोगे तो कैसे हो जाओगे, डेबिलिटी यानी कि दुर्बल, ठीक है। तो एक तरीके से इंग्लिश सीखो तो स्ट्रांग बनोगे, ठीक है, एनर्जेटिक रहोगे इंग्लिश आप लोगों को बूस्टिंग डोज देगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेबिलिटी है, मेकिंग समवन वीक और इनफर्म, एक तरीके से गलत तरीके से ट्रीट करना, कमजोर दुर्बल करना, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर यह है प्रोफिशेंट यानी कि प्रवीण मतलब स्किलफुल, नाम भी देखो कितना अच्छा है प्रवीण, ठीक है। तो प्रवीण का मतलब होता है स्किल, तो किसी स्किलफुल आंसर को प्रवीण कहते हैं। तो कोई प्रवीण आप लोगों के आसपास में जानने वाला हो तो बोलना कि स्कूल आज से तुम्हारा नाम स्किलफुल है, ठीक है, स्किल आज से तुम्हारा नाम है, ठीक है तो ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट जो शब्द है ये आप लोगों के सामने ये है फॉर्चुइटस यानी कि अकस्मात यानी कि अनएक्सपेक्टेडली यानी कि बाय चांस, यानी कि इंग्लिश बोलनी आ गई तो भाई साहब क्या फराटेदार बोली जाएगी, ठीक है। तो एक तरीके से ये हो गया फॉर्चुइटस। तो ये आप लोग याद रखना, ये शब्द ना जैसे आप लोग इंग्लिश के सेंटेंस बनाना स्टार्ट करोगे इनका इस्तेमाल करके, स्टार्टिंग में गलती भी होती है, ठीक है। कोई भी भाई साहब परमानेंट रेडीमेड इंसान बन के नहीं आता है, ठीक है, कि सारी चीज़ें पता है उसको। रोबोट नहीं हो आप लोग, इंसान हो, आराम आराम से सीखोगे। तो कोई चीज़ आ नहीं रही है तो ये देखो क्यों नहीं आ रही है, क्या कमी है, उसकी कमी को खोजो और इसको इंप्लीमेंट करो। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीखो, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर फोकस दो, नहीं तो ऐब हो जाएगा। ऐब मतलब अवनीति यानी कि डिमिनिश यानी कि घटती हुई चीज़ें बोल सकते हो आप लोग, ग्रेजुअली, लेसन और रिड्यूस। तो एक तरीके से अगर चीज़ें देखो, जो भी चीज़ें आप लोग करने लगते हो, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसमें जैसे जैसे आप लोग उसको पढ़ते रहोगे, आप लोगों को नॉलेज होती रहेगी, तो आप लोगों को इंटरेस्ट आने लगेगा। अगर कोई सब्जेक्ट आप लोग जो है बिल्कुल इग्नोर किए बैठे हो तो फिर और ज़्यादा बेकार होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल कर आती है, ये हमारे से निकल कर आती है कि हम लोग किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि चीज़ों में अच्छे से इंटरेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। शानदार आंसर दिए गए यहाँ पर, इनके द्वारा आप लोग देखते हैं IAS स्वीट के द्वारा काफ़ी अच्छे से आंसर दिए गए हैं
और यहाँ पर समझ सकते हैं आप लोग, यहाँ पर अपना एनालिसिस भी किया जा रहा है। तो ये जरूर आप लोगों को करना है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली इंपॉर्टेंट है, एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर जो मैं ब्लाइंड हूँ तो आप पिक्चर दिखाते हो, तो उसको वीडियो के एंड में डिस्कस कर दिया करो उसी दिन। इससे ये रहेगा, मुझे पता चल जाएगा किसके बारे में आप लोगों ने पूछा है। क्योंकि कई बार क्या रहता है, देखिए जो दिखता नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सुनते हैं, ठीक है, लेक्चर। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो पिक्चर में दिखाया करूँगा स्टार्टिंग में पर्सन इन न्यूज़, उसी दिन आप लोगों को उसका आंसर भी बता दिया करूँगा कि कौन है, उसके बारे में कुछ बात है कि नहीं। या फिर अगले मतलब आज ही बता दिया करो, फिर कल बता दिया करना आप लोग थोड़ा सा उस तरीके से। तो मैं चाह तो ऐसे रह रहा था वैसे कि आप लोग आंसर दे दो, पर लेकिन जो मुझे बच्चे ने लिखा वो कमेंट मुझे थोड़ा सा पिंच कर गया, ठीक है। पर हाँ ऐसा भी है, मतलब अगले दिन बता देता हूँ अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर जोकोविच साहब जो हैं वो अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन में जब यहाँ पर इनकी एंट्री नहीं हुई थी, क्योंकि इनके द्वारा वैक्सीन नहीं लिया गया। अभी यूएसए के अंदर भी वैक्सीन को रूल जो लेकर काफ़ी टाइट है, तो ये वैक्सीनेशन रूल के ऊपर पता नहीं यूएसए के अंदर भी इनको अलाउ किया जाएगा नहीं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं। तो नोवाक जोकोविच जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, किस देश के हैं ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखता हूँ कौन कौन बताता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। डिस्कशन ना यार, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, आप लोग अगर एक बार रिकॉल करोगे पूरे लेक्चर को अगर बैठकर, तो आप लोगों को समझ में आएगा क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि एक बार रिकॉल कर लो, आप लोगों को पूरी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी चीज़ें जो जो भी मैंने डिस्कस किया, और लंबे समय तक उसको याद रख पाओगे। अगर एक बच्चा कह रहा है कि सर लेक्चर को रिकॉल करा दिया करो, लेक्चर को रिकॉल करा दूंगा यार, इतनी सारी चीज़ें हो जाती है ना, उसमें आराम से 5-7 मिनट लग जाएंगे अगर उसको रिकॉल कराऊंगा, ठीक है। वैसे मैं सोच रहा था रिकॉल कराना, पर वो ये कि फिर वीडियो की लेंथ और बढ़ेगी, फिर कहोगे सर और लेंथ बढ़ गई। तो मैं वैसे ही, आप लोग चिल्लाते रहते हो कई सारे, देख कुछ बच्चे तो ऐसे जिनको ये बोलते हैं सर मज़ा आ गया लेक्चर में, ठीक है, वो रियलिटी में पढ़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कब में निकल गया कब में चला गया लेक्चर। कुछ ऐसे हैं टाइम देख रहे हैं घड़ी में, ये टाइम हो गया वो टाइम हो गया। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो टाइम देख रहे हैं यहाँ पर कि 10 मिनट से ज़्यादा पढ़ा दिया, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि वो इतने एक्यूरेटली टाइम को यूटिलाइज करते हैं, भाई साहब एक एक मिनट को यूटिलाइज कर रहे हैं, बस यहीं से सारा टाइम बचाना है उन्हें 24 घंटे में से, यही टाइम से उनको मिनट बचानी है कुछ, और उसी का ढंग से इस्तेमाल करना है, उसी को मैं पढ़ के वो लाइफ में ना सक्सेस होने वाले हैं। कुछ तो शर्म किया करो यार, 5-7 मिनट लेक्चर जो है वो बड़ा हो जाता है, तो मतलब दुनिया भर के और तो और इंस्टाग्राम पे जाकर मैसेज करने लगते हैं। कुछ अच्छी चीज़ों के लिए क्या करो, ताकि मुझे भी अच्छा सा लगे सुन के कि हाँ कुछ जेन्युइन चीज़ पूछ रहे हो। मतलब लेंथ कम कर दो सर, इसके ऊपर बात कर रहे हो, अरे क्यों देख ही क्यों रहे हो, हैं कौन ज़बरदस्ती पकड़ के लेके आए। आपने करियर के बारे में सोचना ही नहीं है, मतलब क्या किसको धोखा दे रहे हो, तो बता दो। थोड़ा सा कुछ ज़्यादा पढ़ने में, कुछ ज़्यादा चीज़ सुनने में, समझने में, इतने ज़्यादा पंक्चुअल हो तुम, एक एक मिनट आप लोग इतनी अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो बड़ी बढ़िया बात है यार। तो जो जो चीज़ लगता है कि ऐसी चल रही है उसको बढ़ा बढ़ा के देख लिया करो, ठीक है। ऐसी चीज़ हो रही है तो इतना ज़्यादा पंक्चुअली चीज़ों को यूज़ करो कि 5-7 मिनट भी इधर उधर हो जाती है, तो बुरा लगता है यार। मतलब लेक्चर बनाना इतना लेंदी, उस लेक्चर को रिकॉर्ड करना, उसको डिकोड करना, अपलोड करना, इतनी सारी पीपीटी प्रोवाइड कराना। एक बार करके देखो एक दिन, ठीक है ना। एक आप लोगों को टारगेट देता हूँ, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ लो एक, और उस टॉपिक को उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक में पढ़ो, उसकी पीपीटी बनाओ, उसमें से क्वेश्चन फ्रेम करके देखो, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, आंसर राइटिंग का क्वेश्चन फ्रेम करो, और फिर उसको, ये पीपीटी बनाने की बात कर रहा हूँ, फिर उसको रिकॉर्ड करके देखो, किसी को पढ़ा के देखो उस टॉपिक को, ठीक है। तब समझ में आएगा आप लोगों की क्या चीज़ें होती हैं। और आप लोगों को ये लगता है मतलब मजाक चल रही है, मजाक थोड़ा ना चल रही है यार, चीज़ें इतनी सारी चीज़ें कवर की जाती है। उठा के तो देखो एक बार क्या क्या चीज़ें कवर करा दी जाती है, एक बार रिकॉल कर लिया करो उस दिन का लेक्चर जो डिस्कस करता हूँ, समझ में आ जाए कितने टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं, उससे सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में आ जाएगी। अरे यार बातों ही बातों में आंसर तो भूल ही गया आपके देने। ऐसी सी बातें मत बोला करो, मैं ना बह जाता हूँ, ठीक है। यार देखो रियलिटी में कह रहा हूँ कि जब मेहनत करने के बाद में कई बार ऐसी सी बातें बोल देते हो ना, और ऐसा नहीं रेगुलरली आ जाते हैं ऐसे कमेंट, पता नहीं मतलब मुझे लगता नहीं है कि वो रेगुलरली देखने वाले बच्चे होंगे, कोई नया नया आता है उसको लगता है कि हाँ इतना लंबा लेक्चर कैसे हो रहा है, तो वो लगता है मुझे। पर लेकिन वही है, कई बार ऐसे भी पुराने चेहरे भी दिख जाते हैं मुझे बोलते हुए। तो ये आरबीआई का था, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से पूरा टॉपिक, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा ये वाला जो है इसका आंसर आप लोगों के सामने क्या है, ये बेसिकली अमेजन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों के सामने क्या हो गया, अमेजन। तो अमेजन यहाँ पर ये काम कर रहा है। तीसरे में जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसको तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, ये भी नहीं पता है, एनपीसीआई है, तो इसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट आंसर है आप लोगों के सामने वो क्या है, इसको बताओ। चलो किस किस को पता है, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने तो पर्सन इन न्यूज़ में पूछा था आप लोगों से, तो मैग्सन कार्लसन, ठीक है। किस देश के प्लेयर हैं ये बताइए आप लोग। सी सेट वाले का क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पर, तो इसका क्वेश्चन हो गया बेसिकली, इसका आंसर क्या हो गया 45 कहाँ पे, 45 है सी के अंदर में, तो सी आंसर हो गया, ओके। तो ये है बेसिक चीज़ें, ये आप लोगों का हो ही गया ये सारी चीज़ें, और इसी के साथ में वो कैब वगैरह सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो
तो एंजॉय करो यार, खुश रहा करो थोड़ा सा, और कभी कभी थोड़ा सा हमको भी खुश कर दिया करो यार, अच्छी अच्छी बातें बोल के हैं कि सर मज़ा आ गया पढ़ने में, सर थैंक यू, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है, डाउट हो तो डाउट पूछ लिया करो। ये मत बोला करो कि यार ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया, ठीक है। मुझे क्या जा रहा है, मैं तो उसको आधा घंटे का भी बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आधा घंटे का बना के 30-35 मिनट में खत्म कर दूंगा। पर लेकिन जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो स्टैटिक पोर्शन पढ़ाया जाता है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है, इतनी सारी चीज़ों में यार टाइम तो लगेगा ना फिर, है। या तो क्वेश्चन गायब कर दूं, मुझे लगता है क्वेश्चन गायब कर दूं तो 15-20 मिनट तो वहीं घट जाएगी। जो 4 क्वेश्चन ये एंडिंग में होते हैं और बीच में जो आर्टिकल्स के बीच में क्वेश्चन होते हैं, आंसर राइटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, वो गायब कर देता हूँ सारे, तो यहाँ से टाइम घट जाएगा काफ़ी ज़्यादा। या चीज़ों को कम एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता हूँ, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताना स्टार्ट कम कर देता हूँ, तो वहाँ से टाइम कम हो जाएगा। तो टाइम कम करने में थोड़ा ना कुछ बिगड़ रहा है, मैं तो कर दूंगा इसको 25 मिनट में खत्म, पूरी वीडियो को एंजॉय करते रहिएगा। पर लेकिन कुछ मतलब थोड़ा ना होगा, उसको खुद सोचो 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना आगे से, मुझे इरिटेट करोगे तो फिर मैं सबको इरिटेट करूँगा, समझ रहे हो। थोड़ा सा सही से थोड़ी ना यार, स्टूडेंट होकर आप लोग मतलब अपने चीज़ों को लेकर भी इस तरीके से कर रहे हो, गलत बात है यार ये, ठीक है। तो अच्छे बच्चों की तरह रहोगे, हैं खिंचते हुए, हैं तो मौज लो, रोज लो, नहीं मिला तो खोज लो, और टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं खुश हूँ टेंशन नहीं है मुझे, मैं थोड़ा सा सुन के थोड़ा सा लगता है कि मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं है, ठीक है। यही चीज़ें कहीं कोचिंग में जाते हैं, वहाँ पे वो 2-2 घंटे तक पढ़ाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं। तो चीज़ों को यार, कंटेंट को फोकस करो, क्या पढ़ाया जा रहा है उसको देखो, उसके बाद में बातें कर रहे हैं। और चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही है, क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लोगों के सिलेक्शन हो रहा है, और क्या चाहिए, हैं। और मॉर्निंग में 2 घंटे में अच्छी से पढ़ाई करके निकल जा रहे हो, पूरा दिन सेट हो जा रहा है, और क्या चाहिए। तो बच्चे की जान लोगे क्या। तो चीज़ें सोचा करो थोड़ा, ठीक है। फीडबैक जरूर देना जैसा भी लगता है, और किसी को बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, आप लोगों का हक है, अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, ध्यान रखिए तब तक।